बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामाज़। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, वीकेंड है, कुछ लोगों का वीकेंड कल स्टार्ट हो गया था, कुछ लोगों का वीकेंड आज स्टार्ट होगा। वीकेंड पे हमेशा हम तलकीन करते हैं कि आपने रिलैक्स करना है, विंड डाउन करना है और क्रिटिकली एनालाइज़ करना है अपने पिछले वीक को, देखना है कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं कोई कोताही तो नहीं होगी और उन गलतियों पे काम करना है। नाज़रीन, मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम सर्द हो रहा है, अपना ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखें। इसी के साथ साथ अब जैसे मौसम जो है वो तब्दील होगा, स्मोक की सूरत हाल कुछ पैदा होना शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ हुकूमत और इंतज़ामिया जो है वो उससे निपटने के लिए कोशिशें कर रही है। हुकूमत की तरफ से कुछ तलकीन की जाती है, जैसे आपने मास्क पहनना है, इसी के साथ साथ अपनी गाड़ियों की जो है वो फ़िटनेस को मेंटेन रखना है। नाज़रीन, कुछ काम जो हैं वो हुकूमत के करने के हैं, कुछ काम जो हैं वो हमारे करने के हैं, तो जो तलकीन की जा रही है उन पे लाज़मी अमल करें ताकि हम माहौल को बेहतर कर सकें, जिस माहौल में हमने रहना है वो हमारे लिए जीने के काबिल हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफ़सीलन गुफ्तगू करनी है एहसास कमतरी पे, एहसास बरतरी पे, तकब्बुर पे। दीन तकब्बुर को किस तरह देखता है और ख़ास तौर पर अगर किसी के अंदर इस तरह की अलामात जो हैं वो पैदा हो जाएँ, तकब्बुर जो है वो उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाए, तो उस तकब्बुर से किस तरह निपटना है। इस हवाले से हमारे साथ तफ़सीलन गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं नदीम बेग साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पहले हमें ये बताएँ कि तकब्बुर है क्या, और फिर हम जानेंगे कि इससे निपटना किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया है ये आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हुँ, हमारी इखलाकी बीमारियां हैं हुँ, हमारे माशरे के अंदर, तो उसमें से ये एक बड़ी बीमारी के तौर पर मौजूद हुँ, है कि तकब्बुर जो है वो क्या है। तकब्बुर जो है वो बेसिकली है क्या कि आप अपने आप को बेहतर समझते हैं हुँ। और बेहतर समझने के साथ साथ अपने आप को बेहतर जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा अहम अच्छा, चीज़ जो है ठीक है। कि वो बेहतर ज़ाहिर करना। अब जब आप बेहतर ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं तो हुँ, इसका मतलब है आप दूसरों को हुँ। अपने से कमतर समझ रहे हैं। अच्छा। अच्छा, कमतर क्यों समझ रहे हैं? हुँ, वो इसलिए कि आपने अपने ज़हन में एक अपना ग्राफ बना लिया है हुँ, कि जो मैं हूँ, मेरा ये जो दायरा है, इस दायरे के अंदर जो मैं मौजूद हूँ वो अक्ल कुल है। हुँ, बाकी जो तमाम लोग हैं वो मुझसे बहुत कम अकल हैं, दानिश में बहुत पीछे हैं और वो हर लिहाज से आपसे दूरी कायम करने की कोशिश करता है। हुँ, वहाँ से वो तकब्बुर पैदा हो जाता है। तकब्बुर इंसान के अंदर से आजिज़ी को ख़त्म कर देता है। हुँ, जब आजिज़ी ख़त्म हो जाती है, दूरी पैदा करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है कि जो आपके सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं, हुँ, फिर वो भी आपसे दूरी रखते हैं। फिर उनके दिल में आपका एहतराम का रिश्ता नहीं होता, हुँ। वो आपसे नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। जनाब, मुस्लिम पर्सपेक्टिव पे जाने से पहले हम एज़ अ इंसान समझने की कोशिश करते हैं कि बहैसियत इंसान एक इंसान के अंदर तकब्बुर किस तरह होना शुरू हो जाता है। क्या इसकी वजह कोई इनसिक्योरिटी होती है जिसको वो मास्क करने की कोशिश करता है और फिर वो जो है वो उसके अंदर एक तकब्बुराना टेंडेंसीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, या इनसिक्योरिटी एक अलहदा चीज़ है और तकब्बुर एक अलहदा चीज़ है? नहीं, इनसिक्योरिटी एक और चीज़ है मेरे हिसाब से ना। हुँ, तकब्बुर जो है मैंने अभी जो बताया है, हुँ, वो यही है कि जब अंदर आदमी की फीलिंग स्टार्ट हो जाए हुँ, और वो कोशिश करे कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं कि हुँ, मैं सबसे बेहतर हूं, हुँ, मैं अक्ले कुल हूं, हुँ, तो प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है। आप बेहतर हैं, इट्स गुड, लेकिन जब आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर और दूसरों को अपने से हकीर, हुँ, कमतर, तो उसका होता क्या है कि आपके फैसला साजी के अंदर भी जो है ना असरात आने शुरू हो जाते हैं। हुँ, फैसला साजी में क्या होता है कि आप जब दूसरों को कमतर समझ रहे हैं तो आप उनसे मशवरा लेना पसंद नहीं करते। हुँ, इस्लाम हमें कहता है कि एक छोटी से छोटे मामले के अंदर भी आपने मशवरा करना है। बिल्कुल। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सल्लल्लाहु को अलैहि देखेंगे वसल्लम। तो मेरे ख्याल में उनसे बेहतर शख्सियत कौन सी है? हुँ, क्या उनको मशवरे की ज़रूरत थी किसी से भी? जितना अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था हुँ, और दो जहां का सरदार बनाया हुआ बिल्कुल। है, हुँ, पूरी दुनिया के लिए वो रहमतुल लिल आलमीन है, हुँ, हर लिहाज से बेहतरीन शख्सियत हुँ, है। तो आपने अपने सहाबा कराम के अंदर बैठकर किस चीज़ को उजागर किया? उन्होंने कहा जी कि मशवरा करना है। हुँ, मशवरा का मतलब क्या है कि वो लोगों से राय ले रहे हैं, उनको हकीर नहीं समझ रहे, हुँ, उनको लेकर आ रहे हैं कि आप और मैं जो है हुँ, वो एक ख़ास लेवल पर हम बराबर हैं। ख़ास लेवल से मुराद क्या है? हुँ, मसलन जहाँ मशवरा होगा, हुँ, मशवरा करने में हम बराबर हैं, लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला आपने करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करना होता है, फ़ैसला आज भी आप करेंगे। हुँ, कोई भी मामला फ़ैसला आपने करना है, लेकिन अगर आप दूसरे के लोगों से एक दूसरे से मशवरा कर लेंगे तो उससे क्या होता है कि लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा जनाब, आजकल बिग साहब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग एक दूसरे से कंपैरिजन की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो इस तरह तो एक तासुर ये पैदा होता है कि शायद एहसास कमतरी पैदा हो रही होगी एक दूसरे को देख के ना, कि शायद वो मेरे से बेहतर है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ये नासूर मैं कहूँगा कि एहसास बरतरी का है, तकब्बुर का है, वो बढ़ रहा है। तो ये तो एक डायकॉटमी सी होगी, डिफरेंट चीज़ें हो गई। हाँ जी। अच्छा, इसमें ऐसा है कि आप जब कंपैरिजन कर रहे होते हो तो कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से ना। देखा, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना नहीं, बुरी बात है। कंपैरिजन मैं ज़रा उस पे आता हूँ। कंपैरिजन करना कोई बुरी बात नहीं है। हुँ, देखना ये है कि कंपैरिजन की में करने में आपकी नीयत क्या है, अच्छा। ये सब इम्पोर्टेंट है ना। हुँ, मसलन आप कंपैरिजन कर रहे हैं, पर हुँ, मैं सीखना चाह रहा हूँ कि यार हुँ, ये बंदा बहुत अच्छा है हुँ, और मैंने किया, मेरे में ये खामियां हैं, हुँ, क्यों ना मैं इन खामियों को बेहतर करने की कोशिश करूं, हुँ, मैं इसके बराबर पे आ जाऊं। हुँ, तो मेरे ख्याल इसमें क्या बुराई है? हुँ, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। हुँ, कंपैरिजन में जब आप आते हैं उस चक्कर के अंदर कि जहां पर आप कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ इसके अंदर क्यों है, ये सिर्फ मेरे में होनी चाहिए, ये आ जाता है हसद। हुँ, हसद में एक होता है रश्क, उर्दू का लफ्ज़ है रश्क करना, हुँ, एक होता है हसद करना। हुँ, रश्क में क्या है कि यार मैं भी इस तरह का हो जाऊं, हुँ, मेरे में भी ये खासियत आ जाए, मेरे में भी आ जाए। हुँ, हसद में होता है कि इसके पास क्यों है, हुँ, ये सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। हुँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा तकब्बर में आदमी क्या करता है कि नहीं मैं। और आपने बड़े बड़े जो अदीबों को देखा होगा, वो बड़े बड़े जो उसमें बैठे हैं, आप कभी भी गुफ्तगू सुनेंगे वो कभी अपने लिए लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करते, हुँ, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे हम। हुँ, अब हम जो है, जब हम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, बेसिकली वो क्या करता है, वो आपके सराउंडिंग के लोगों के साथ भी आपको अटैच रखता है हुँ, कि हम ये कर रहे हैं। अब हमसे मुराद क्या है कि आपके साथ आपके कोवर्कर्स भी साथ अटैच हैं। लेकिन जब कहेंगे मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, तो मैं जो लफ्ज़ है ना, हुँ। ये तकब्बुर की तरफ चला जाता अच्छा, अभी आपने डिस्कस किया कि कंपैरिजन इज़ अ गुड थिंग। थोड़ा सा ज़ेली सा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ, नाज़रीन भी शायद इस एक एक ना अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया है है। ठीक है। कंपैरिजन्स के हवाले से। अगर कंपैरिजन्स हम करते हैं तो हम फुलफिलमेंट की तरफ किस तरह जाएँगे? हम अपनी ज़ात से तो कभी भी खुश नहीं हो पाएँगे। हमेशा बेहतरी की तलाश में रहेंगे और उसी की जुस्तजू में ज़िंदगी से चले जाएँगे। अल्लाह ताला कहता है कि आपने मेरा शुक्र अदा करना है, बैठ जाना है, मेहनत करनी है, जी जी। लेकिन शुक्र भी अदा करना है। लेकिन जब हम हर वक्त कंपैरिजन में लगे रहेंगे तो वो ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाएगा, फुलफिलमेंट ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जब आपने कुछ चीज़ों में बढ़ना है, मैं यहाँ पे बात करूँगा इल्म के हवाले से। ठीक है। अब इल्म के हवाले से जब आप बढ़ना चाहते हैं और आप कंपैरिजन कर रहे हैं हुँ, और आप टारगेट को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह का बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। जब फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं, हुँ, हुँ, मसला आता है फाइनेंशियल मैटर्स का, तो फाइनेंशियल मैटर में आपको अपना कंपैरिजन हुँ, अपने से नीचे वाले बंदे से करना चाहिए हुँ, कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत से लोगों से बेहतर रखा है। बिल्कुल। अच्छा, जब इल्म के हवाले से, हुँ, कोई नॉलेज के हवाले से, कुछ स्किल्स के हवाले से अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, हुँ, तो अपने से ऊपर वाले को देखें, हुँ, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो हुँ, कि यार मैं भी यहाँ पर पहुँचना हुँ, चाहता हूँ। हुँ, तो ये दो चीज़ें हो गई। हुँ, यानी हम दो चीज़ों को बाज़ वक़्त मिक्स कर जाते हैं और हम कहते हैं कि शायद वो रूल हुँ, जनरलाइज़ है। जनरलाइज़ नहीं है। जनरलाइज़ इस सेंस में है कि फाइनेंशियल मैटर में आप अपने से कमतर को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो भी आपने कहा कि शुक्र की बात होनी चाहिए, तो वो उस एंगल से है। लेकिन अगर आपने कोई बढ़ना है, कोई काम करना है, कोई टारगेट अचीव कर रहे हैं, हुँ, अब देखें स्पोर्ट्समैन होते हैं, अब जो ओलंपिक की जो रेस वाला करना होगा, वो अपना कंपैरिजन कैसे कर रहा होता है? हुँ, वो अपने से सुपीरियर लोगों को देख के टारगेट कर रहा होता है कि यार उसका टारगेट 9.3 सेकंड्स है, हुँ, मैंने उसको अचीव करना है। हुँ, तो वो तकब्बर में नहीं आ रहा, हुँ। वो अपने आप को कंपैरिजन करके अपनी खामियों को हाईलाइट करके फिर वो तैयार कर रहा है और वो उस टारगेट को अचीव करना चाहता है। और अगर उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाता बारहा मेहनत करने के बावजूद, तो फिर वो जो एक गिल्ट और शेम उसके अंदर पैदा होता है, तो उससे मुकाबला किस तरह नहीं, करना मेरे है? ख्याल में जो इस मामले के अंदर कुछ चीज़ें कुदरत की तरफ से भी होती हैं और मैं समझता हूँ कि कुदरत का एक बड़ा खूबसूरत तरीकाकार है। हुँ, हम अपने तौर पे एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, कुदरत ये कहती है, बल्कि अल्लाह ताला के बारे में हम जो हम दुआ कहते हैं, कहते हैं दुआ के ना 3 रिजल्ट होते हैं। हुँ, या तो अल्लाह ताला दुआ आपकी फौरी कबूल कर लेता है, ठीक है, या उस दुआ के अगेंस्ट आपके पास कोई तकलीफ आ रही होती है तो अल्लाह ताला उस तकलीफ को दूर कर देता है, बिल्कुल। या उससे बेहतर के लिए हुँ, अल्लाह ताला आपको रखता है। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट एज ए मुस्लिम जहन में रखना चाहिए हुँ, कि अगर किसी वजह से कोई कामयाबी आपको नहीं मिली, हुँ, तो आप ये उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला ने उससे बेहतर कामयाबी, बेहतर चीज़ हुँ, आपके लिए हुँ, रखी हुई है, बशर्ते कि आप उसी डिटर्मिनेशन हुँ, के साथ
उसी कह लें ज़ील कि के फोकस साथ। के साथ, ज़ील के साथ आप अपने टारगेट को अचीव करें। अल्लाह ताला ने इंसान के ज़िम्मे जो चीज़ लगाई है ना, वो जिद्दोजहद है, ठीक है ना। बाकी जो उसका रिजल्ट है वो अपने अपने पे, वो आपने वो सुना होगा ना कि माली दा कम है पानी लाना पर मशका पावे, ठीक है ना। तो ये वही बात है, हमारा काम जो है वो है सिर्फ जिद्दोजहद करना, और जो रिजल्ट है, जो उसका नतीजा है। शाकिर शुजाबादी साहब का भी एक मिसरा मेरे जहन में आ रहा है, तू दुआ कर, दुआ जाने खुदा खूबसूरत जाने। बात, खूबसूरत बात। अब देखें ना, अगर आप ये देखें तो शाकिर शुजाबादी जैसा जो शायर है, वो इस खित्ते का बहुत बड़ा शायर है, और जब वो बात कर रहा है तो क्या वो जो उसकी बात है, मेरे ख्याल में उसके सराउंडिंग के 99.99% लोगों पर फिट आती है कि तू दुआ कर, खुदा जाने ते दुआ जाने। तो ये बड़ी खूबसूरत है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसमें यही कहता हूँ कि आपको कंपैरिजन करने में कोई मजायका नहीं है, कंपैरिजन करें, लेकिन तय करें कि कंपैरिजन किस चीज़ का कर रहे हैं। अगर मादी चीज़ों का कर रहे हैं, अब लफ्ज़ आ जाएगा मादी का, मादी में आ गया आपका फाइनेंशियल मैटर्स, उसमें आप अपने थोड़े से नीचे वाले को देखेंगे। जब नीचे वाले को देखेंगे तो आप में अपने आप शुक्र आएगा कि या अल्लाह मैं इनसे बेहतर हूँ। लेकिन जहाँ पर इल्म की बात हो, जहाँ पर स्किल्स की बात हो, जहाँ पे महारत की बात हो, जहाँ पे इखलाकियात की बात हो, जहाँ पर गुफ्तगू की बात हो, वहाँ पर अपने से बेहतर शख्स को देखकर वहाँ से सीखने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो ये रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर आता है। जनाब, अब हम लोग ना ज़रा तकब्बुर को डिफ़ाइन कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, ज़रा ज़ीली सा एक टॉपिक हो गया कंपैरिजन्स पे। तकब्बुर का जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो आपने कहा कि अपने से बेहतर समझना। अब एक शख्स की सलाहियतें, एक लीडर अगर किसी ने चुना है एक ऑफिस में, उसकी सलाहियतें वाकई ही बेहतर हैं पूरे सराउंडिंग से, और उसको सबकॉन्शियसली ये पता है कि मैं इनसे बेहतर हूँ, इसीलिए मैं लीडर हूँ, इसीलिए मैं दफ्तर, तो क्या ये फिर तकब्बुर है? या अगर उसको कहा जाता है बारहा अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ से, सर आप हमें साथ नहीं लेके चलते, सर आप हमारी बात नहीं सुनते, और उसके अंदर फिर ये तकब्बुराना फीलिंग पैदा, तो डिफाइन किस तरह करेंगे, डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे? मैंने भी शुरू में जब डिफाइन किया उसमें मैंने एक फिक्रे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। मैंने कहा था कि अपने आप को बेहतर समझना, और साथ में एक लफ्ज़ समझ, बेहतर जाहिर करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम वहाँ पर आता है जब आप अपने आप को बेहतर जाहिर करते हैं। जब बेहतर जाहिर करने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरों को इन्फीरियरिटी की तरफ लेके जाते हैं, कम दूसरों को इन्फीरियरिटी की तरफ नहीं लेके जाना, अपने ऊपर मेहनत अपने आप बेहतर कर रहे हैं, गुड, लेकिन आप अपने आप को बेहतर जाहिर करने की कोशिश भी ना करें, लोगों को अपने बारे में देख साहब इस पे तफसीलन मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि तकब्बुर असल में है क्या, तकब्बुर के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे। बेग साहब, ज़रा मैं चाहूँगा आप अपनी बात को कंप्लीट कर लें ताकि फिर मैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ मूव करूँ। आपका जो क्वेश्चन है कि था कि जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ के अंदर बाकी भी जो लोग एज ए लीडर सामने आ जाते हैं तो जाहिर है कि वो बेहतर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, मसला बेहतर होने का नहीं है, बेहतर अपने आप बेहतर है तो वो आगे आया है, ठीक है ना। और मेरिट भी यही कहता है कि जो जिस पोजीशन का है उसको आ जाना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि उसका को वर्कर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। अब हमारा ये जो एक बड़ा मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर एक एरिया होता है, हम उसे कहते हैं कि डिसीजन करने के लिए आपको MBO का कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक होती है ट्रेडिशनल स्टाइल होता है मैनेजमेंट का, वो ट्रेडिशनल स्टाइल मैनेजमेंट का क्या है, माइट इज राइट, जो कह दिया वही करना है, उसी तरह करना है, आपसे पूछा नहीं जाता। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपने कोवर्कर्स के साथ आप डिस्कस करते हैं, जो उससे रेलिवेंट होते हैं, रेलिवेंट स्टेक होल्डर से डिस्कस करते हैं, उनसे राय लेने की कोशिश करते हैं। तो जो उसके साथ कोवर्कर होता है उसमें ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि यार मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन के एक अहम एक एलिमेंट हूँ कि मुझसे पूछा जाता है। तो जब आप मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पर आते हैं तो उसमें बहुत बेहतर स्टाइल है। इसी तरह मैंने कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज़ के अंदर मैंने एक देखा एक पर्सन को कि वो शुरू के अंदर आज से 20-25 साल पहले कॉन्सेप्ट पता क्या था कि जो एग्जेक्टिव बैठा है ना सीट के ऊपर, उसने जो कॉल बेल रखी हुई है PN को बुलाने के लिए, वो पता कहाँ पर होती थी, वो पाँव के पास एक अलहदा बनाया जाता था डब्बा सा, उस पर बेल लगी होती थी।
तो बुलाने के लिए वो क्या करता था, ये पाँव दबाकर बुला रहा है। अब आप हिसाब लगा लें इसका मतलब है पाँव से दबाकर आप अपने नीचे वाले पर्सन को बुला रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा जब कल्चर चेंज हुआ, अब वही बेल वहाँ से उठा के अब आ गई है, उन्होंने एक टेबल पे रख दी है, तो ये कुछ बेहतर हो गया, कुछ बेहतर हो गया। इसी तरह मैंने एक वीसी साहब को देखा, बड़ा खूबसूरत, कि वो अपनी फाइल्स के लिए पीएन को कॉल बेल करके भी नहीं बुलाते, वो अपनी फाइल इकट्ठी की, जो भी उन्होंने काम किया, खुद गए गेट तक, उसको पीएन को कहा कि यार ये फाइल्स वहाँ दे आए। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें कि इस तरह का वो लीडर तो है, वो टॉप पोजीशन पर भी है, लेकिन जो उसका इस तरह का जो एटीट्यूड है, वो उसके जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो उसके दिल में उसका एहतराम का रिश्ता पैदा। हालात बेहतर हो रहे हैं, लोग जो हैं वो चीज़ें सीख रहे हैं, हो रहा है, कॉर्पोरेट कल्चर में कॉर्पोरेट कल्चर में चीज़ें सीख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर रूही टीवी ऑन अब्बास मौजूद हैं, जिनसे हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त मुल्तान के एक देरीना मुतालबा था कि कचहरी चौक पर हमेशा ट्रैफिक जैम रहती थी। अब वो मसला जो है वो हल कर दिया गया है, वहाँ पर ट्रैफिक के तजावुज़ात जो हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद पूरे शहर में भी इंक्रोचमेंट्स जहाँ जहाँ पर भी हैं वो ख़त्म की जा रही हैं। PHA की जानिब से मुल्तान की ब्यूटिफिकेशन जारी है, डिफरेंट चौक्स पे नए पौधे लगाए जा रहे हैं, लाइट्स लगाए जा रहे हैं, डिफरेंट रेनोवेशंस का काम जारी है। तफसील इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ऑन कैसे हैं? वेलकम टू द शो ऑन। बहुत शुक्रिया। ऑन, तबीयत कैसी है? पहले आप मुझे अपनी तबीयत के बारे में बताएं। आपकी कुछ अर्से से तबीयत बड़ी ख़राब थी। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अब काफ़ी बेहतर हो गई। वो फ्रैक्चर था, रिकवर हो गए और अभी रूटीन के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। अच्छा, ऑन जैसे मुल्तान का एक बहुत देरीना मुतालबा था कि कचहरी चौक पर ख़ास तौर पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक हमेशा जाम रहती थी। एक मखसूस औकात थे, ख़ास तौर पर सुबह स्कूल के टाइम अगर जा रहे हैं, छुट्टी के टाइम पे, और जब वकीलों की भी छुट्टी हो रही है तो उस टाइम पे ट्रैफिक जैम रहती थी। उसका क्या हल निकाला है? अब क्या जो है वो ऑन ग्राउंड रियलिटी है? बिल्कुल, तियामा, अगर हम बात करें मसाइल को लेकर, तो कचहरी चौक 9 नंबर के बाद मुल्तान का सबसे अहम तरीन चौक अगर देखें तो वो कचहरी चौक है, क्योंकि इस रोड से जो है अपना घंटा घर की तरफ ट्रैफिक जा रही है, MD चौक की तरफ ट्रैफिक आ रही है, वापस 9 नंबर की तरफ जा रही है, और सबसे ज़्यादा कैंट और निश्तर की तरफ भी ट्रैफिक जा रही है। और कई जो मेन हस्पताल हैं, जिसमें आप देख लें आपका कार्डियोलॉजी अस्पताल है, निश्तर अस्पताल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है, तो उन सब की तरफ रास्ता जो है कचहरी चौक की तरफ से ही जाता है। अगर आप रूट को लंबा करें तो वो फ्लाईओवर से घूम के आना वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफ़र बढ़ जाता था। तो कचहरी एक ऐसा चौक है हमारे मुल्तान का जहाँ पर जो एक हब है, जहाँ पर आप देखें कमिश्नर ऑफिस भी है, DC ऑफिस भी है, AC ऑफिस भी है, सारे मेन ऑफिस जो हैं वो कचहरी के अंदर मौजूद हैं, कचहरी के साथ मौजूद हैं। तो साइलिन का भी एक बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश रहता था, तो जिसकी वजह से वकला साहिबान जो थे उनकी भी पार्किंग जो उनके लिए एक जगह थी, तो जाहिर सी बात है हर साल वकला की तादाद में भी इजाफा होता है। डिस्ट्रिक्ट बार में आज से अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं तो 5000 के करीब जो है वकला वहाँ पर मौजूद थे। अब 6-6.5 हज़ार वकला की तादाद हो गई है, क्योंकि जितने लोग ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, वकला की तादाद बढ़ी है, जाहिर सी बात है उनकी जो व्हीकल्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, तो उस हिसाब से जो है जगह बहुत कम हो गई थी। और सिर्फ जो ये 2 वे रोड था, मगर श्रिंक होकर सिर्फ एक ही लाइन जो है वो गाड़ियों के गुजरने की होती थी, बाकी सारी जगह जो है वकला हज़रात की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, साइलिन की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, और वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था। और मेन सबसे दिल दहलाने देने वाला अक्सर वाक़यात हम देखते थे कि कचहरी चौक के अंदर एम्बुलेंसेस को जगह ना मिलने की वजह से, और वो जब आप फंस जाते थे तो कई अमवात भी इस हवाले से रिपोर्ट हुई। तो अब जो है जो कचहरी की हदूद के अंदर ही बाहर की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ पर 2022 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पार्किंग प्लाजा का, वो कल तामीर हो चुका है, और वो कल उसकी जो इनॉग्रेशन है वो भी हुई, और उसके बाद सारी गाड़ियाँ जो 300 गाड़ियाँ थी उसकी कैपेसिटी है प्लाजे की, तो वहाँ पर 300 गाड़ियाँ जो है वकला हज़रात की शिफ्ट हो गई, साइलिन की भी वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी जा रही हैं। और कल जो है हमने बड़ा ही खूबसूरत इकदाम देखा हमारी इंतजामिया का कि वहाँ पर अब कचहरी चौक पे 2 से 3 वार्डन ट्रैफिक पुलिस के तैनात कर दिए, जो भी गाड़ी वहाँ पर रुकेगी भी सही 1 मिनट के लिए उसको उठा लिया जाएगा। कचहरी चौक पर अब कोई गाड़ी भी इंतजामिया की जानिब से ये सख्त अहकाम जारी किए गए हैं कि एक गाड़ी भी वहाँ पर नहीं रुकेगी, और किसी भी अगर ब्यूरोक्रेट की भी गाड़ी है वो भी या तो कचहरी के अंदर जाएगी या पार्किंग प्लाजा में खड़ी होगी, वो भी कचहरी चौक की जो फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग है वहाँ पर खड़ी नहीं होगी, जिसकी वजह से आप देखें तो वहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत बेहतर होगी, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, लोग जो है जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे होते थे वो भी 3-3 घंटा ट्रैफिक जाम में वहाँ फंस जाते थे। तो अब जो है ये एक बहुत बड़ा जो है एक इनिशिएटिव उठाया गया है, और इस हवाले से बड़ी बेहतरीन। आपने बड़ा बेहतरीन ज़रा हमें समझाया कि इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी बेहतर
बेहतर हो चुके हैं। अच्छा, इस चौक की हदूद कहाँ तक ख़त्म हो रही हैं और आगे जो वो पार्किंग लगी हुई है बिल्कुल 9 नंबर से पहले जो हमारा एक टर्न बनता है, वहाँ पर अभी भी पार्किंग मौजूद है? क्या वहाँ उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाइयाँ जारी हैं और क्या वो अब इलीगल पार्किंग स्लॉट्स हैं या वहाँ पर पार्क करने की इजाज़त है? अच्छा, ये जो है जहाँ से ये कचहरी चौक का फ्लाईओवर शुरू होता है, उससे आप थोड़ा सा आगे 8 नंबर क्रॉस करके तो जहाँ से वो कुछ प्लाजा शुरू होते हैं, वहाँ से लेकर और जहाँ पर ये कचहरी चौक का फ्लाईओवर एंड होता है, ये सारी जो पार्किंग एरिया था, इसकी बाकायदा ऑक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से सालाना की जाती है। लास्ट टाइम भी जो ऑक्शन हुई थी वो तकरीबन 2.25 से 2.5 करोड़ की वो ऑक्शन थी। तो अब वो जो ठेकेदार है उसको ये कहा गया है कि आप जो है यहाँ पर सिर्फ बाइक्स खड़ी कर लें, लेकिन गाड़ियों का जो काम होगा वो आप प्लाजे में ही करेंगे, क्योंकि वो जगह जो है जितनी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ प्लाजे मौजूद हैं, लोगों का काम है। कचहरी से थोड़ा सा अगर आप आगे जाएं तो वहाँ पर काफी कमर्शियल प्लाजा वहाँ पर तामीर हो चुका है। बिल्कुल, कचहरी के सामने आप बाइक्स भी पार्क नहीं कर सकते, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे आप बाइक्स पार्क कर सकते हैं, गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। नहीं, कचहरी के जो राइट साइड पर अगर आप जाएं तो वहां पर अभी भी बाइक्स पार्क कर रहे हैं, क्योंकि प्लाजे के अंदर कैपेसिटी 300 गाड़ियों की थी, तो वहां पर जो है गाड़ियां फिल हो जाती हैं। तो अभी अगर हम बात करें इस सारे मसले का, एक जो मेगा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वो चल रहा है न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर। वो प्रोजेक्ट भी साल 2025 के एंड में कंप्लीट होना था। आप देखें तो जो 22 कनाला जमीन जो है वो पुलिस लाइन और कचहरी के दरमियान में, वहां पर जो प्लाजा बन रहा है 11 मंजिला, उसमें भी जो है पहली 6 मंजिल जो है वो पार्किंग के लिए ही होंगी, अगली 5 मंजिल में जो है वहां पर अदालतें लगेंगी। और जहां पर मौजूद है चैम्बर, इस वक्त कचहरी के अंदर चैम्बर वहीं पर मौजूद रहेंगे, और वहां पर भी पार्किंग जब दे दी जाएगी जगह, और पहले भी ये पार्किंग प्लाजा यहाँ पर फाल कर लिए गए, तो उससे भी बहुत ज्यादा जो है मजीद बेहतरी आएगी। अभी जो है काफी हद तक चीजें कवर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी काम जारी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप हमेशा रिपोर्टर हजरात जो हैं वो ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि अगर बाइक्स वहाँ पर पार्क रहेंगे, गाड़ियाँ बेशक हटा दी जाएंगी, तो मसाइल तो झूम के तू रहेंगे, मसाइल तो हल नहीं होंगे? नहीं, मसाइल काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें हल होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये पार्किंग जो बाइक्स की है उसके चारों तरफ वो लगा देते हैं, बैरियर लगा लेते हैं। ठीक है, वो जो पार्किंग है वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे, वो जो फ्लाईओवर के नीचे जो जगह है जहाँ पर अपना एक छोटी सी एरिया बना हुआ, उसी के अंदर ही बाइक्स लगेंगी। वो हदूद एक्सीड नहीं होगी। गाड़ियों का क्या होता था, एक गाड़ी लगती थी, उसके पीछे और लगती थी, और तीसरी चौथी गाड़ी वो रोड के ऊपर लग जाती थी, और चाबियां जो है वो पार्किंग वाले ले लेते थे, वकला हज़रात की भी लग जाती थी, साइलिन की भी लग जाती थी, जगह बड़ी महदूद थी। वो जो है रोड को कवर करना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से असल मसला होता था। और फिर जाहिर सी बात है, एक अगर गाड़ी खड़ी है पार्किंग के अंदर, वो जब रिवर्स करेगी, बैक आएगी, पीछे से उसी इफेक्ट करेगी, तो वो गाड़ी जब आती है उस जगह पर तो वो काफी ज्यादा मसला करती है। बाइक आपको पता है, अगर एक महदूद जगह आपने बाइक को दी हुई है वो निकल जाएगी। अभी मुकम्मल तो इस चीज़ का हल नहीं है, लेकिन जब वो न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये बाइक्स भी वहाँ चली जाएंगी, गाड़ियाँ भी वहाँ चली काफ़ी ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कचहरी चौक के हवाले से और दीगर भी इसके अलावा जो इकदाम उठाए जा रहे हैं शहर में, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ऑन सर, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। हम गुफ्तगू कर रहे थे कचहरी चौक के हवाले से। अब इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला इदारा कौन है? DC की तरफ से शुरू किया गया है या ये, क्योंकि आप बता रहे थे कि इसका हर साल जो है वो वकला बार की तरफ से जो है वो उसका कराया जाता था, ऑक्शन कराया जाता था, और 2.5-3 करोड़ रुपए की जो है वो इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स बैठते थे। तो ये अब ये प्रोजेक्ट किसका है? ये वकला की तरफ से शुरू किया गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू किया गया है, या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया गया? ये प्रोजेक्ट जो है, क्योंकि वकला की ही डोमेन थी, वकला की जगह थी, तो उनकी जानिब से प्रोजेक्ट पार्किंग प्लाजा का 2022 में शुरू किया गया था। और वहाँ पर पहले भी पार्किंग की एक जगह थी, मगर वो क्योंकि एक खुला मैदान था, तो वहाँ पर जो है कैपेसिटी गाड़ी खड़ी करने की 150 से 200 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। अभी जो ये पहली मंजिल और ये ग्राउंड पर जो ये इन्होंने कंप्लीट किया, तो वहाँ पर भी अभी 300 से ज़ायद गाड़ियाँ करने की कैपेसिटी मौजूद है। इसी के ऊपर ही फिर थोड़ा सा दोबारा भी इसको अपग्रेड किया जाएगा, और फिर वो जाहिर सी बात है, वो जिस तरह से प्लाजे की मंजिल बढ़ती चली जाएगी तो कैपेसिटी भी गाड़ी खड़ी करने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो कितनी मंजिला है? सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कितनी मंजिला इमारत है ये? 2 मंजिला इमारत है। वहाँ पर जो है ये वकला हजरात की जानिब से गाड़ी खड़ी करने की, वहाँ पर पहले जहाँ 150 खड़ी होती थी, अब 300-350 आराम से गाड़ियाँ
वहाँ पर पार्क हो सकती हैं। तो ये 2022 में वकला हजरात की पार्किंग को ही की जगह पर ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और 2022 से लेकर 2025 कल तक हमने देखा, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ वो जो 150-200 गाड़ियाँ वहाँ पहले खड़ी होती थी वहाँ नहीं हो रही थी और वो वापस बाहर ही खड़ी होनी थी। तो इन 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा ही ये मसला देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया था ये मसला। और ये न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी शुरू किया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, तो वो भी जो है वकला हजरात इसकी सारी जो है निज़ाम को देख रहे हैं और इस तरह से सारा प्रोजेक्ट। अच्छा ऑन आप ब्यूटिफिकेशन और शहर के इंतजामात को काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं उनके ऊपर, मुझे ज़रा बताएं कि पीएचए की जानिब से अब ब्यूटिफिकेशन के हवाले से क्या काम किया जा रहा है। शहर में जो डिफरेंट चौक हैं हम देख रहे हैं कि रेनोवेट किए जा रहे हैं, नए पौधे लगाए जा रहे हैं, पेंट किए जा रहे हैं, ज़रा उसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा क्या है। बिल्कुल, अगर इस हवाले से अगर हम बात करें पीएचए की जानिब से जो है शहर में मुख्तलिफ और बड़े खूबसूरत जो है पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी हमारी ग्रीन बेल्ट्स जहाँ पर शहर में मौजूद हैं, वहाँ पर सर्दियों के अब फूलनुमा पौधे होते हैं वो वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और उसके अलावा आप देखें जितने भी आपके मेन रोड हैं जो कि 2 वे रोड होते हैं, बीच में जो वहाँ पर देखें डिवाइडर्स हैं, तो उसके ऊपर भी प्लांटर्स रख के बड़े खूबसूरत, आप अगर हाई कोर्ट वाली तरफ चले जाएं तो अभी परसों ही इन्होंने जो है वहाँ पर ब्लू पोट्री के जो है प्लांटर्स वहाँ पर रखे, तो बड़े खूबसूरत मुल्तान की सकाफत को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अभी शहर में क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो 2 सीजन्स होते हैं जिसमें पीएचए की जानिब से बहुत ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं, एक मार्च का और ये जो अक्टूबर का सीज़न है, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा पौधे। अभी गुल दाऊदी की भी प्रिपरेशन जो है वो जारी है और दिसंबर में, क्योंकि सर्दियों का फूल है, तो दिसंबर में उसकी भी जो है नुमाइश की जाएगी मुल्तान किला कोना कासिम बाग में। उसके अलावा जो है पीएचए की जानिब से अभी इस वक्त जो है शहर में जो पौधे लगाए जा रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तादाद है पौधों की, तो वो पार्क्स में भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है मुल्तान में जो हमारे इंट्रेंस और एग्जिट का जो पॉइंट है मुल्तान का, जो यहाँ से अगर आप आए ये ओल्ड शुजाबाद रोड वाली साइड से, और दूसरा ये आप यहाँ से अगर आए जो ये हेड मोहम्मद वाला रोड है, उधर अभी जो है ये प्लांट्स अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। और पीएचए की जानिब से ये भी बताया गया कि काफ़ी जगह ऐसी हैं मुल्तान शहर की जहाँ पर पहले रोड की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है पौधों को उखाड़ लिया जाता था, तो वहाँ पर भी अब जो है हम फंडिंग करके और मुखैर हजरात की भी हेल्प लेकर तो उधर भी हम जो है ये पौधे इंस्टॉल करेंगे। विहाड़ी रोड पर भी जो है पौधे। बेग साहब, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है, शहर को बेहशन का काम जारी है, देरीना जो मुतालबे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। आप एज अ नकाद भी, क्रिटिक भी, इन सारे मामलों को किस तरह देखते हैं? इंसानी सोच के ऊपर इन सारे मामलों का क्या असर पड़ता है? फिर हम अपने ज़रा मौजू पे चलेंगे। ये आप जो आजकल ये काम हो रहा है ना, इसमें ना अब जो इन्वॉल्वमेंट हो गई है, हम उसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट होता है हमारे काम सिनर्जी कि 1 और 1 11 होते हैं। अब ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं वो उसके लिए एक CSR का कॉन्सेप्ट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत भी वो लोग ग्रीन एनवायरनमेंट पे वो भी इन्वॉल्व हुए हैं। मुझे याद है कि सुई गैस डिपार्टमेंट ने अब जो नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तकरीबन 10,000 प्लांटेशन जो है उसके लिए उन्होंने उसको फंड प्रोवाइड किए हैं। 10,000 प्लांट्स जो उन्होंने ये शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला वाली साइट पर पूरी उनकी एक साइट है, वहाँ के ऊपर वो लगे हैं। इसी तरह के 2-3 प्रोजेक्ट और भी ज़ेरे गौर हैं। इसका मतलब है कि अगर हर कॉर्पोरेट बॉडी ग्रीन एनवायरनमेंट पे काम करना शुरू करती है, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो खूबसूरती, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है और यही चीज़ें इंसानों के अंदर भी है कि जहाँ भी कोई चीज़ खूबसूरत नज़र आती है वो अच्छी लगती है। सेकंड, उसके एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्पेशली जो स्मोक का मैटर है, इससे भी कंट्रोल होगा। आपकी हवा जो है वो बहुत बेहतर, उसमें जो क्वालिटी है इंडेक्स का वो बेहतर हो सकता है। और साथ साथ एक होता है कि ग्रीन इन्वायरमेंट होने से होता क्या है आपका कि उस पे जो आपकी जो कहते हैं ना जमालियाती ज़ौक़ है, उसके ऊपर भी उसका बड़े गहरे असरात होते हैं। खूबसूरत फूल देखकर, सब्ज़ा देखकर आपके अंदर एक चीज़ जो होती है वो होती है कि मोहब्बत का एक एलिमेंट जो है वो पैदा होता है। आप सोसाइटी के लोगों से प्यार करते हैं, माशरे से प्यार कर रहे हैं, साथ साथ आप इन्वायरमेंट से प्यार कर रहे हैं, पौधों से प्यार के साथ आप परिंदों के साथ प्यार कर रहे हैं। तो ये जितना आप उस ग्रीन इन्वायरमेंट के साथ अटैच रहेंगे तो आई थिंक ये बहुत चीज़ें हमारी इस चीज़ को बेहतर कर सकती है। नजीम साहब, हम बात कर रहे थे कि यहाँ तकब्बुर पे बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि तकब्बुर को डिफ़ाइन हमने कर लिया। अब ज़रा मुझे ज़रा बताइएगा कि
एक शख्स जो है वो नेचुरली जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि वो तकब्बुराना उसके अंदर पैदा हो जाती है, या मुआशरे की तरफ से उसको जो है वो उसके अंदर इस तरह की टेंडेंसीज पैदा हो जाती हैं तकब्बुराना? ये अल्टीमेट इस पे माशरे का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। माशरे का इसलिए कि जो चीज़ें वो सराउंडिंग में देखेगा, अगर वो बिहेवियर देखेगा अपने घर के अंदर कि उसके जो वालिदैन हैं वो मुलाजम काम कर रहे हैं, उनके साथ जो उनका एटीट्यूड होगा, जिस तरह का रवैया अख्तियार किया जाएगा, तो वो उसी तरीके का रवैया ज़ाहिर है वो ऑप्ट करने की कोशिश करेगा। वो समझेगा कि मेरी प्रिविलेज है कि जैसे ये मेरे वालिदैन कर रहे हैं, मेरे पास भी यही प्रिविलेज है कि मैं उनको इसी तरीके से बात करूँगा। और कुछ आपने ये भी देखा होगा कि जिन घरों के अंदर जो वालिदैन जो है वो मुलाजमों के साथ या बाकी जो उनके रिश्तेदारों के अंदर जो कम हैसियत लोग होते हैं, उनसे जब अच्छे तरीके से पेश आते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके को फॉलो करते हैं। तो असल में सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं ना कि इस्लाम की बात भी करते हैं, तो इस्लाम के अंदर जो है ना, इस्लाम को हम कहते हैं दीन के अंदर 5 चीज़ें हैं। एक मज़हब है, मुआश है, माशरत है, इखलाक है और सियासत है। माशरत, अब हम इसी को माशरत, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपने रहना कैसे है सराउंडिंग्स में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जब आप देखते हैं तो वो इतना आपको नज़र आता है कि शायद वो कहते हैं कि शायद हमसाये को जायदाद के अंदर हिस्सेदार ना बना दिया जाए, उसकी इतनी अहमियत है। तो माशरे की इतनी अहमियत है। अल्लाह ताला वैसे भी तकब्बुर को पसंद नहीं जी करता। हाँ, अल्लाह बिल्कुल ताला पसंद नहीं ऑल इन ऑल तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और कोई ज़ात हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप। ये जो इंसान के अंदर ये बड़ी जो चीज़ आती है वो इसी वजह से आती है कि वो कुछ लोगों को देखता है, तो उसकी वजह से वो उसके अंदर वो चीज़ जो है वो आप पैदा अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, ट्रेन भी करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि मुआशरा तब्दील हो रहा है। अच्छा, एक लीडर ने अगर अपनी अथॉरिटी मेंटेन करनी है तो वो किस तरह करेगा? इस सवाल का जवाब दीजिएगा बेग साहब। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे तकब्बुर के हवाले से, और मैंने बेग साहब से एक सवाल किया था कि अगर एक लीडर ने अपनी लीडरशिप मेंटेन करनी है, उसने अपनी अथॉरिटी मेंटेन रखनी है एक ऑफिस में, तो बग़ैर इसके कि उसके अंदर एक तकब्बुराना टेंडेंसीज पैदा हो जाए, तो वो किस तरह अपनी अथॉरिटी जो है वो मेंटेन रख सकता है? जी अच्छा, इस तरह है कि जो लीडरशिप के बारे में हमारे जहन में कॉन्सेप्ट यही है कि लीडर वो होता है जो अथॉरिटेटिव होता है। ऐसा नहीं है। लीडर हमेशा वो होता है कि जो लोगों के दरमियान रहकर खुद काम कर रहा होता है और एक स्टेप आगे रखता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी कोई अथॉरिटी इसमें लूज होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर बन गए हैं कि आपको हर मामले के अंदर SOPs दे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब लीडर का या जो मैनेजर है उसका काम क्या है कि वो उन चीज़ों को मॉनिटर करता है। अच्छा, वो सॉफ्ट तरीके से हो सकता है, उसके लिए कोई सख्त लहजा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ईमेल्स का दौर है, तो जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनकी जो मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो साथ साथ अगर वो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो एक अच्छी उनको ईमेल आ जाती है कि आपका काम बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत अच्छा है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने क्या सिस्टम रखा हुआ, वो जो है ना एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का वो भी साथ साथ कर रहे होते हैं। एक कंपटीशन भी पैदा होता है, लोग काम भी करते हैं, टारगेट्स को भी अचीव करते हैं और अथॉरिटी भी कायम रहती है। मेन चीज़ क्या होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन की जो डोमेन है ना, लोग उसके अंदर काम कर रहे होंगे, तो अच्छा लीडर क्या कर रहा होता है, वो इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करके उनको आपस में मिलाकर उसको पता होता है कि किस शख्स के अंदर कौन सी सलाहियत मौजूद है और वो मैंने कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो मैं नहीं समझता कि अथॉरिटी का मतलब, लीडरशिप का मतलब ये है कि अथॉरिटी को इम्पोज किया जाए। अच्छा लीडर हमेशा उसमें सुनने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होगी बजाय इसके कि वो सिर्फ बोलता है। अच्छा, अच्छे लीडर के लिए क्या ये ज़रूरी है कि सब उससे खुश रहें, क्योंकि उसने एक ऐसे डिसीजंस भी लेने हैं जिससे लोग उससे नाराज़ भी होंगे? एक ज़ेली सा सवाल बनता है, ज़रा इसका ब्रीफली आंसर दीजिएगा। अच्छा, इस पर ऐसा है कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन, जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन जो है ना, वो डिफरेंट हो सकती हैं। कोई शख्स रिवॉर्ड ज़्यादा चाह सकता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेन चीज़ जो होती है कि वो होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, वो मेन चीज़ है। पर्सनल गोल वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एज ए लीडरशिप क्या करना होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं
हम उन गोल्स को उसके पर्सनल गोल्स के साथ एक ऐसा ब्रिज बना देते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे होते हैं तो साथ साथ उसके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो रहे होते हैं, खा वो फाइनेंशियल मैटर्स में हो, खा वो ग्रोथ के हवाले से हो। तो दोनों मैटर्स में अगर किसी के अंदर ये तकब्बुराना टेंडेंसीज हैं या उसको लगता है कि मेरे अंदर ये फील हो रहा है, पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब उसका मुकाबला किस तरह करना है, ज़रा ब्रीफली जवाब दीजिएगा, फिर मैं ज़रा। अच्छा, इसमें बड़ी, अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज हो सकता है। होता क्या है कि आपको इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि आप में तकब्बुराना काम बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप अपना जो है उठना बैठना जो है वो थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। आप को वर्कर के साथ बैठना शुरू कर देंगे, आप उनके साथ, उनकी गैदरिंग हुई है, आप जाकर वैसे ही बड़े फ्रेंडली अंदाज में वहाँ बैठ जाते हैं, एक चाय के कप पे बैठ जाते हैं, गपशप करते हैं, उनसे उनके जो पर्सनल जो बातें हैं, बाज़-औक़ात के बच्चों की क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, जब आप इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि आप उनके साथ एक चीज़ पैदा करते हैं कि आप उनके बॉस नहीं हैं। बॉस अगर हैं तो ख़ास कामों के अंदर हैं, बाकी कामों में वो आपके समझते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, आप एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। और टीम के अंदर हमेशा ये होता है कि हर रुकन की अपनी अपनी अहमियत होती है। किसी रुकन की ये नहीं होता कि वो बहुत डाउन है और बाकी बहुत अप है। ये चीज़ें जब क्रिएट की जाती हैं और साथ जब रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लोगों को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स भी पूरे होंगे और उनके पर्सनल गोल्स भी पूरे होंगे, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। और शहर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है। एक प्राइम एग्जांपल उसकी कचहरी चौक है, जहाँ पर इलीगल जो तजावुज़ात थे उनको हटाया गया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, पार्किंग वहाँ पर दी गई। इसके अलावा भी तजावुज़ात पूरे शहर में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर हस्पताल भी अब तजावुज़ात की लपेट में आ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? तजावुज़ात की जिस तरह से आपने बात की तो यकीनन ये कचहरी वाला भी एक दरीना मसला था, वो हल हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुल्तान निश्चित रोड पर आप चले जाएं, एम्बुलेंस क्या होता था, कचहरी चौक पे फंस जाती थी, अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से रास्ते में अमवात हो जाती थी। लेकिन अब सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि निश्तर रोड से लेकर स्टार्ट से निश्तर एंटर होने के लिए भी एम्बुलेंस को आधा घंटा वेट करना पड़ता है। खास तौर पे वो जो ब्रिज था उसके बाद भी ट्रैफिक जैम रहता है। उसके बाद आप ब्रिज जो ही नीचे उतरते हैं, आप गेट तक पहुंचने में आपको आधा घंटा लग जाता है। आप देखिए वहां पर इलीगल जो है पूरी जगहों पर कहीं रेडियां मौजूद हैं, कहीं जो है जो दुकानों की हदूद है 20-20, 30-30 फुट आगे जो है आगे दुकानदार उस पर काबिज हो जाते हैं। अब एक दुकान है उसकी हदूद है यहाँ पर 30 फुट आगे, अगर वो एक्सीड करेगा फिर आगे मोटरसाइकिलें गाड़ियां खड़ेंगी तो 60-70 फुट तो है पूरा यहाँ पर ही जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इस हवाले से इंतजामिया को चाहिए थोड़ा सा इन मामलात को बेहतर करे। और मुल्तान में इस वक्त हर जगह पर पीरा अपना एक्शन कर रही है, लेकिन अभी जो हमने एक स्टोरी की कि पिछले 1 माह में जहाँ जहाँ पर भी पीरा का ऑपरेशन हुआ 2 से 3 घंटे बाद वहाँ तजावुज़ात दोबारा कायम हो जाते हैं। परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। जगह दें इनको, रेडीबानों को अपनी जगह शिफ्ट करें ताकि इस चीज़ का मसला क्या। और आप लेबर डिपार्टमेंट को भी काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। लेबर डिपार्टमेंट के हमेशा हवाले से आपकी एक यूनिक रिपोर्ट होती है। चाइल्ड लेबर के हवाले से आपने पहले भी हमें प्रोग्राम में बताया था कि काफ़ी इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड की रियलिटी क्या है कि चाइल्ड लेबर्स की तादाद कम हुई है या मसाइल जो कहते हैं? नो डाउट चाइल्ड लेबर हमेशा बढ़ता ही दिखाई देता है हमें। अभी भी आप बात करें तो जुनूबी पंजाब में, पूरे जुनूबी पंजाब में जो चाइल्ड लेबर के हवाले से स्कीम्स भी चलाई गई, उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनके वालिदैन के कार्ड लिए गए और उनको कहा गया जहाँ जहाँ आपके बच्चे अगर काम कर रहे हैं आप काम छुड़वा के उनको जो है स्कूलों में डालें, उनका मुआवजा भी देंगे, उसके बाद उनको स्कॉलरशिप भी देंगे और आपको फैसिलिटेट करेंगे। कोई राशन ड्राइव आती तब हम आपको उसमें भी कंसीडर करेंगे, रमज़ान ड्राइव आती उसमें भी कंसीडर करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी देंगे। लेकिन नहीं, माइंड सेट बना हुआ है ना कि मेरा बच्चा अगर बाहर जाएगा वो 700 रुपए कमा के आ रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। माइंड सेट से जो है इस वक्त लड़ना होगा। इदारे आप देखिए क्या है, उनकी एक इदारा मुल्तान में उसके 15-20 अफसर है मौजूद है, उसमें वो क्या कर सकते हैं पूरी इतनी बड़ी आबादी पे। जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा तब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकती। किस तरह बेहतर किया जा सकता है माइंडसेट जो है उस पर, किस तरह की अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा सकती हैं? क्योंकि आप जो है वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। आवाम को अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं फिर भी लोग क्यों है काम कराने पे जो है वो बज़िद हैं? आप अगर फॉरेनर कंट्रीज़ में भी चले जाएं वहाँ हम सब अच्छा दिखाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देखें वहाँ पर भी चाइल्ड लेबर मौजूद है। पाकिस्तान में अगर चाइल्ड लेबर की तादाद पूरी दुनिया भर में 10% जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर मौजूद है। लेकिन इसके अलावा आप यूरोप में चले जाएं बाकी तकरीबन 20-25% पूरी दुनिया का चाइल्ड लेबर यूरोप की कंट्रीज़ में भी मौजूद है। माइंड सेट से सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जब खुद लोगों में शऊर आने लग जाए कि आज अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए इसको हम स्कूल में डाल देंगे। 10-15-20 साल अगर वो कुछ नहीं कमा रहा लेकिन उसके बाद वो एक शऊर और एक तालीम हासिल कर रहा है, आगे जाके वो उस चीज़ को ग्रो कर सकता है। तब तक जब तक खुद उनमें जो है शऊर नहीं आएगा।
कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं आपको काफ़ी अर्से से जानता हूँ, आप जो है वो काफ़ी खाने पीने का शौकीन हैं, आप बाहर आउटिंग करते हैं, हम लोग काफ़ी इकट्ठे भी एक दो रेस्टोरेंट्स को हमेशा विज़िट करते हैं। आजकल बड़ी डील्स जो है वो अनाउंस की जा रही हैं, शहर में जो है प्लोरीफरेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स हैं। इसमें कुछ फूड डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि मुज़र सेहत कुछ खाना दिया जा रहा है, उस हवाले से आपके पास एक रिपोर्ट थी, वो ज़रा हमें बताइएगा। बिल्कुल, लास्ट एक मंथ में सबसे ज़्यादा जो फूड अथॉरिटी के ऑपरेशंस हुए वो उन जगहों पर हुए जहाँ पर बहुत ज़्यादा डील्स लगाई जाती हैं। आप वहाँ जाएं, आजकल तो 1000 रुपये में 2 लार्ज पिज़्ज़ा की डील लग चुकी है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में, और जो है जिसका जहाँ पर भी रेट कम करने का अगर उसकी स्ट्रैटेजी है, वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है अनहाइजीन वहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ पर गैर म्यारी फूड जो है वो वहाँ पर सेल किया जा रहा होगा, उसके अलावा मुज़र सेहत खाना बेचा जा रहा होगा। तो वहाँ पर लास्ट एक मंथ में अगर हम बात करें तो तकरीबन 150 से 200 ऑपरेशंस जो हैं और छापे लगाए गए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, और जहाँ जहाँ पर भी चेकिंग की गई 95% वहाँ पर खाना मुज़र सेहत था। 95% वहाँ पर खाना जो है वो मुझे क्या होता क्या है, ग्राउंड की रियलिटी समझाएं, किस तरह जो है वो, क्या गोश्त की क्वालिटी ख़राब होती है या इन जनरल जो है वो अनहाइजीनिक माहौल होता है, ताकि आवाम को ज़रा तभी भी हो कि ज़रा देख के जाएं। अगर एक एग्जांपल हम पिज़्ज़े की ले लें, 1000 रुपए में आपको 2 लार्ज पिज़्ज़ा मिल रहा है, जो कि डील आम चल रही है मुल्तान में, हर दूसरे रेस्टोरेंट वाला लगा रहा है। उसमें जो सबसे पहले चिकन इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है या तो इन्फेक्टेड होगा, या तो वो मुर्गी मरी हुई होगी, या वो कई उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा जो चीज़ इस्तेमाल की जा रही होती है पिज़्ज़े में, वो जो डो बनाने के लिए, तो वो भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी प्रोडक्ट्स से बनाई जा रही होती है। उसके अलावा फिर उसकी सारी मेकिंग और सब कुछ जो है, क्योंकि मैं बेसिकली कुक नहीं हूँ, मुझे इतने सारे आइटम्स का नाम नहीं आता, हम जाते रहते हैं, देखते हैं कि हर एक आइटम जो इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो सारे का सारा हाइजीन और वहाँ पर जो है काफ़ी मुश्किल। और बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का, आपने इन डिटेल काफ़ी सारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उन पर आपने नज़र दौड़ाई, हमें क्रिटिकली एनालाइज भी किया कि इस वक्त शहर में किन जगह पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। नदीम बेग साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आज हमने बात की कि तकब्बुर क्या है, तकब्बुर से किस तरह निपटा जाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये पहला सेगमेंट है प्रोग्राम का आपको पसंद आया होगा। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मजीद भी गेस्ट होंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्तान में जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, उस हवाले से तफसीरन ऑन ने हमें आगाह किया। इसी के साथ साथ हमने बात की तकब्बुर के ऊपर। इस वक्त नाज़रीन, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, इसी के साथ साथ जैसे जैसे मौसम सर्द होता है तो हमारे यहाँ स्मॉग का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या जो हमें गाइडलाइंस दी जा रही हैं हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से वो काफ़ी हैं, या हमें ख़ुद भी कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से तफसीरन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर शाहीन साहब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मुल्तान में बहुत बड़ा नाम, सांस की और जो लंग्स के हवाले से जितनी भी बीमारियाँ हैं उस हवाले से ज़ुबैर साहब का काफ़ी वसी तजर्बा है। इस हवाले तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह काम करना है, और ख़ास तौर पर ये जो मौसमी जो तब बीमारियाँ हैं इससे किस तरह निपटा जा सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारा क्योंकि मॉर्निंग शो है, हम हमेशा ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं अपने गेस्ट से कि उनकी रूटीन क्या है मॉर्निंग की, ख़ास तौर पर वो किस तरह अपने दिन का आगाज़ करते हैं। ज़रा अपनी रूटीन बताइएगा। मैं तो जिस तरह से आज मैंने रूटीन की है, सुबह उठा हूँ और आधा घंटा एक्सरसाइज की है, और उसके बाद बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट लिया मैंने, और उसके बाद आपके पास आ गया हूँ। और यूजुअली जब जो मेरा दिन होता है उसमें इसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ गुजारता हूँ, और उसके बाद फिर मैं 12 बजे अपने हॉस्पिटल चला जाता हूँ। एज ए डॉक्टर आप क्या एडवाइस करेंगे, जैसे आप रूटीन में कह रहे हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं और लाइट सा ब्रेकफास्ट करते हैं, उस लाइट से ब्रेकफास्ट में ख़ास तौर पर जिसने ऑफिस जाना है या बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उसमें कार्ब्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए या किसी और मैक्रो फैट्स पे होना चाहिए या प्रोटीन पे होना चाहिए? देखिए, कार्ब्स और प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स हमें फौरी एनर्जी देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग नाश्ता अपनी जल्दी के चक्कर में नाश्ता स्किप करते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल नाश्ता है वो इतना हेल्दी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसमें निहारियाँ और
मगज़ और पाए और इस किस्म की चीज़ें हैं, वो कभी कभी तो ठीक है, लेकिन उसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए। रूटीन में आपको सादा नाश्ता करना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्रूट लेने चाहिए और कोशिश करें कि रोटी वगैरह जो है रोटी कम लें या पराठा कम लें। और उसके बाद चाय जो है, मैं अपने नाज़रीन को ये कहूँगा कि ट्रेडिशनली लोग चाय में चीनी बहुत डालते हैं, तो चीनी से जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। हमारी ग़िज़ा में सबसे बड़ा जो किलर है वो एक हमारा तेल और घी है। इससे मुराद मेरा देसी घी नहीं है, लेकिन आम घी है। लेकिन एक तो ये है, और एक जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद चीनी, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं, तो इनको जितना भी अवॉइड कर सकें करना चाहिए। आपने सफ़ेद चीनी की बात की, ज़रा प्रोग्राम के जो हमारा आज का टॉपिक उससे जाने से पहले, अगर हम ब्राउन शुगर ले लेते हैं तो वो कदरे बेहतर है? ब्राउन शुगर कदरे बेहतर है, लेकिन सबसे अच्छा तो आपकी शक्कर और गुड़ है, जो कि अच्छी है, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वीक में एक दिन मुख्तस कर लिया जाए या डेली कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया जाए? नहीं, आप ले सकते हैं, डेली भी ले सकते हैं। देखिए, आपको डेली एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही आएगी, कार्ब से आएगी, जो कि निशास्ता जिसे कहते हैं, तो लेना ज़रूर चाहिए, लेकिन हम टू मच लेते हैं। अगर आप हमारी डाइट देखें तो उसमें मेजॉरिटी जो है उसका जो पोर्शन है वो कार्ब्स पर होता है, जबकि रिकमेंडेशन ये है कि आपका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो प्रोटीन का होना चाहिए और 1/4 हिस्सा कार्ब का होना चाहिए। तो हमारी बिल्कुल रिवर्स डाइट है। इसीलिए आप इंडिया पाकिस्तान में देखेंगे हर एक का पेट निकला हुआ है, बाजू और टांगे पतले पतले, पेट निकला हुआ है, स्किनी फैट जिसको हम कहते हैं। जी, सेंट्रल ओबेसिटी जिसे कहते हैं। तो ये स्पेशली आप देखेंगे ये रोटी और चावल खाने वाले एरिया में आप ज़्यादा देखेंगे, बल्कि रोटी वाले एरिया में। मतलब आप एज अ डॉक्टर ये एडवाइस करेंगे कि अपने यक्सर बदलने की ज़रूरत है, कार्ब्स को कम करने की ज़रूरत है, करें और प्रोटीन को ज़्यादा बढ़ाएं, इसी के साथ एक्सरसाइज लाजमी। जी, और एक्सरसाइज आधा घंटा भी काफ़ी है एक्सरसाइज। ठीक, डॉक्टर साहब मौजू पे चलते हैं हम अपने। आज का जो हमारा मौसम है, मौसम तब्दील हो रहा है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हर शख्स को होगा इस मौसम में। इससे पहले इन चीज़ों पे हम गुफ्तगू करें। अब जैसे हमारे यहाँ कुछ 3-4 साल से एक स्मोक का बड़ा मसला है, उसकी वजह से लंग्स की बीमारियाँ होती हैं, आँखों की बीमारियाँ होती हैं, इससे किस तरह निपटा जाए? मास्क पहन लिया जाए या एज अ डॉक्टर आप क्या चीज़ें एडवाइस करेंगे? देखिए सर, होता ये है कि जैसे ही मौसम बदलता है और ठंडा मौसम आता है तो फ़ौरन वायरसेस आने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक ऑलमोस्ट एक वबा की सूरत में लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और आँखों की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके साथ ही अब ये कई सालों से, जिस तरह आपने फरमाया कि स्मॉग शुरू हो जाता है। स्मॉग बेसिकली क्या है? ये दरअसल फॉग यानी जिसे धुंध कहते हैं और धुएं का मिक्सचर है। तो जब स्मॉग आती है तो फॉग के अंदर आपके हवा में जो मुअल्लक ज़र्रात होते हैं और कार्बन के ज़र्रात होते हैं, धुएं के ज़र्रात होते हैं, वो फॉग के अंदर मिल जाते हैं और हवा में ठहर जाते हैं, तो उसको स्मॉग कहते हैं। जब हम उस हवा में सांस लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर ना सिर्फ ये कि वो ज़र्रात हमें तंग करते हैं, बल्कि उनके साथ जो वायरस और जो बैक्टीरिया, जो जरासीम होते हैं, वो भी हमें तंग करते हैं। उनसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि स्मॉग को कम करने की जिम्मेदारी काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की है और कुछ हद तक हम पर पर्सनल है। पर्सनल ये है कि हम आग ना जलाएं, हम कूड़े को आग ना लगाएं, जो भट्टे हैं, जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं, वो धुआं ना फेंकें। इस तरह गाड़ियों का धुआं जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ अक्सर गाड़ियों की ट्यूनिंग वगैरह सही नहीं होती, बिल्कुल, और उसकी वजह से आप देखें कि उनके एग्जॉस्ट में से काला या नीला धुआं निकल रहा होता है। फिर ये जो डबल स्ट्रोक, ट्रिपल स्ट्रोक इंजन है रक्शे वगैरह के, ये काफ़ी जो है धुआं पैदा करते हैं। डीजल वाली गाड़ियाँ काला धुआं पैदा करती हैं। तो जो ट्रैफिक का जो धुआं है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्मॉग बनाने में। तो हमें चाहिए कि हम गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और शेयर करें, कि ये ना हो कि एक घर में 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तीनों लोग अलग-अलग जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी पर, उसकी बजाय एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें तीनों लोग। तो कम से कम करें और कम से कम रोड पर लेकर आएँ। एक तो ये तो है हमारी इनफरादी जिम्मेदारी। जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो ये है कि जो कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल कराएं। गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए, धुआं पैदा करने वाली गाड़ियों को रोड से हटाया जाए, उनका चालान किया जाए, उनको जो है वर्कशॉप भेजा जाए, उनसे सर्टिफिकेशन कराई जाए कि अब इनका इंजन ठीक है, धुआं नहीं निकल रहा। ये सर्टिफिकेशन वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में हर साल गाड़ी को करानी पड़ती है।
हर नई गाड़ी को 3 साल के बाद कराना पड़ता है और 3 साल पुरानी जो भी गाड़ी होगी उसे हर साल कराना पड़ता है। उसके बगैर वो रोड पे ही नहीं आ सकती। उसके बगैर आप रोड पे नहीं आ सकते। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है ये जो पोल्यूशन पैदा करने वाली इंडस्ट्री है उस पर कंट्रोल करे, जिस तरह हमारे भट्टे हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि जिनकी चिमनियों से धुआं निकल रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करें। अच्छा, ये लेजिस्लेशन, ये कवानीन मौजूद हैं, बिल्कुल, इन पर अमल कराने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट का इदारा भी मौजूद है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का काम ही यही है जी। तो उम्मीद तो है कि वो अपना काम करेंगे। वैसे उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल स्मॉग कम होगी, बिल्कुल, लेकिन उसका एक फैक्टर ये है कि बहुत सारे फसलों वाले इलाके में सैलाब आ गया था और अब वहाँ फसलें नहीं है जिन्हें किसान जलाते हैं, तो इसलिए एक ये फैक्टर हो सकता है कि हमारा स्मॉग कम हो। लेकिन किसानों को भी चाहिए कि वो अपनी फसलों को उनको जब वो काटते हैं और उसके बाद जो बाकियात होती हैं उसको वो आग लगा देते हैं जी। तो आग लगाने के बाद बजाय अगर उसको रोटावीटर चला दें और उनको ज़मीन के अंदर ही ले लें तो ये ज़मीन और ज़्यादा जरखेज़ हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, ये तो बात होगी ना कि हमने इसका स्मोक का मुकाबला किस तरह करना है। अब स्मोक आ जाती है, एक शख्स जो है वो रोड पे बाइक पे जा रहा है, उसको बचना किस तरह है, वो बीमारियों से अपने आप को महफूज किस तरह रखेगा? आपने बहुत अच्छी बात की। हमारे पाकिस्तान दुनिया का गालबन एक अहम मुल्क है जहाँ पर बेतहाशा मोटरसाइकिल है जी। हर घर में तकरीबन मोटरसाइकिल है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। मोटरसाइकिल सवार लोगों को स्मॉग का रिस्क बहुत ज़्यादा इसलिए है कि जब वो सड़क पर जा रहे होते हैं तो प्रेशर के साथ हवा उनकी नाक में और उनके मुंह के ज़रिए फेफड़ों में जा रही होती है और सड़कों का सारी आलूदगी, सारा धुआं, सारा स्मॉग उनके फेफड़ों में जा रहा होता है। तो उनको हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हेलमेट से 2 फ़ायदे हैं, एक उनका दिमाग बचता है अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, और दूसरा हेलमेट से हवा का प्रेशर भी रुकता है। और दूसरा ये है कि वो मास्क ज़रूर लगाएं, हेलमेट के अंदर वो मास्क लगाएं, उससे उनकी बचत हो सकती है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो बहुत रिस्क। हमारे ये जो सर्जिकल मास्क होते हैं ये मोर देन इनफ हैं, या वो जो कोरोना के टाइम पे हमने N95 मास्क का इस्तेमाल किया था वो बेस्ट है? N95 बेस्ट ज़रूर है लेकिन प्रैक्टिकेबल नहीं है। ओके। इसलिए कि एक उसकी कॉस्ट है, दूसरे उसको रोज़ तब्दील करना या हर दूसरे दिन तब्दील करना आसान नहीं है। आम मास्क काम कर जाता है, आम सर्जिकल मास्क जो 2 या 3 रुपए का आता है वो काम कर जाता है। उसे आप डेली एक लगाएं और उसे फेंक दें, तल्फ कर दें और उसके बाद नया मास्क इस्तेमाल करें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो 2 मास्क करके लगा सकता है। ओके। लेकिन एक मास्क काफ़ी है, काफ़ी हद तक हेल्दी लोगों के लिए एक मास्क से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर जैसे हम बात करें कि इस दफ़ा उम्मीद है कि कदरे बेहतर होगी सूरत हाल, लेकिन खुदा न खास्ता अगर पिछले साल वाली सूरत हाल हमारे पास आ जाती है, घरों में भी स्मोक दाखिल हो रही थी, तो घरों में एडवाइस किया जा रहा था कि आप प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करें। क्या एज अ डॉक्टर आप समझते हैं कि वो इससे निपटने में कामयाब हो जाते हैं स्मोक के लिए, या वैसे हमें किस तरह जो है वो बाइक के हवाले से आपने बता दिया, आम जनरल पॉपुलेशन किस तरह जो है वो इसका मुकाबला कर सकती है? देखिए सर, हमारी मोस्टली पॉपुलेशन तो देहातों में रहती है जी, और देहातों में खुले घर हैं, वहाँ पर प्योरीफायर नहीं लग सकता जी। अक्सर लोग सहन में या वरांडे में रहते हैं और काम करते हैं, वहाँ प्योरीफायर लग नहीं सकता। शहरों में लग सकता है लेकिन महंगा बहुत है जी। बिल्कुल। हर घर में नहीं लग सकता, फिर हर कमरे में लगाना पड़ता है। आप कैसे लगा सकते हैं हर कमरे में? मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। उसकी बजाय अगर आप स्मॉग के टाइम में अपनी खिड़कियाँ बंद रखें, ठीक है, दरवाजे बंद रखें, ठीक, कोशिश करें कि आप बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पानी खूब पिएं, हाइड्रेशन आप अच्छी रखें। ओके। और कोशिश करें कि आप सिगरेट ना पिएं। ओके। देखें, जो लोग सिगरेट पीते हैं वो खामखा एक्स्ट्रा धुआं और पोल्यूशन अंदर ले जा रहे हैं, उनको अपने फेफड़ों की सेहत के लिए सिगरेट बंद करें वो, तो स्मॉग भी उन पर कम असर करेगी। और ख़ास तौर पर जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि ये स्मॉग का टाइम है, ये सही वक्त है कि वो सिगरेट छोड़ दें और जब वो बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, पानी और लिक्विड्स, चाय, दूध, जो भी है। ये मेरा अगला सवाल था जिस पर आपने सर पहले गुफ्तगू कर दी। मैं यही चाह रहा था कि आप तंबीह कर दें, अगर खुदा न खास्ता हम जो है वो अपना ध्यान नहीं रखते तो किस तरह की मोहलक जो बीमारियाँ, मोहलक या गैर मोहलक भी कोई ऐसी संगीन बीमारियाँ हो सकती हैं अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते तो? नाज़रीन के लिए तंबीह के लिए। बिल्कुल। एक तो पाकिस्तान में तकरीबन 8% बालिग हज़रात में अस्थमा है। ओके। और 8% लोगों को बिग नंबर। अच्छा, बच्चों में ज़्यादा है, बच्चों में तकरीबन 15% है। ओह माय गॉड, अस्थमा। और नज़ला भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा है। ये मैं एलर्जिक नज़ले की बात कर रहा हूँ। एक ये लोग जो हैं इनके मुतासर होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 30%
मर्द हजरात सिगरेट पीते हैं और तकरीबन 5% ख़वातीन सिगरेट पीती हैं या हुक्का पीती हैं। देहातों में ज़्यादा पीते हैं, शहरों में कम पीती हैं। ये सारे लोग जो हैं वो हैं जिन्हें स्मॉग के असरात से ज़्यादा ख़तरा होता है। फिर वो लोग जिन्हें दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है या जिगर की बीमारी है या जिन्हें शुगर है, ये वो लोग हैं जिन्हें स्मॉग से ज़्यादा ख़तरा होता है। इवन मैं आपको ये भी बता दूं कि स्मॉग का जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है वो ये है कि ये हार्ट अटैक के ख़तरे को बढ़ा देता है। लोगों को इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए जिन लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, एलर्जी है, एलर्जी का नज़ला है या दमा है, या जो लोग सिगरेट पीते हैं और सिगरेट वाला दमा है जिसे हम COPD कहते हैं, उन्हें ये सब लोग जो है स्मॉग से मुतासर हो सकते हैं। और इससे बचने के लिए बेस्ट यही है कि अपने इलाज कराएं, सिगरेट से परहेज़ करें, पानी खूब पिएँ, धुएं और मिट्टी वाली जगहों पर ना जाएं, और जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी हद तक बचत हो जाएगी। इस पे मज़ीद भी डॉक्टर एक ज़ेली सवाल बनता है सिगरेट की क्विट करने पे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इस वक्त को एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम स्मोक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्मोक से किस तरह निपटा जाए, और जब हालात कुछ संगीन होंगे तो हमने अपने आप का अपने बचाव किस तरह करना है। नाज़रीन इसमें सर ने एक गुफ्तगू की कि स्मोकिंग को जो है वो क्विट कर देना चाहिए। एक ऐसा टाइम है, इस टाइम पे जो है वो आसान भी होगा क्योंकि आपको ख़तरा होगा कि खुदा न खास्ता हमें कोई मुहलिक बीमारी ना हो जाए। इसी हवाले से सर एक ज़ेली सवाल बनता है कि स्मोकिंग को क्विट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात मार्केट में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर वेपिंग का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स में भी है। कहा जाता है कि उसमें कार्सिनोजेंस उस तरह नहीं है, वेपर जो है वो आप इनहेल करें, सिर्फ निकोटीन ले रहे हैं। क्या वो एक बेस्ट अप्रोच है स्मोकिंग को क्विट करने के लिए, और क्या उसका तो कोई स्मोक रिलेटेड कोई असर नहीं होगा हमारी बॉडी पे? देखें, ये कहना कि वेपिंग नुकसानदेह नहीं है या कम नुकसानदेह है, ये बिल्कुल गलत है। देखें, जब सिगरेट आई थी मार्केट में तो उसके 70 साल बाद ये पता चला था कि ये सांस की बीमारी करती है और कैंसर पैदा करती है। 70 साल बाद पता चला। आजकल साइंस तेज़ है, ज़्यादा एडवांस है, जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन वेपिंग के नुकसानात ऑलरेडी आ रहे हैं, लिटरेचर में आ रहे हैं, रिपोर्ट में आ रहे हैं। वेपिंग नुकसानदेह है। वेपिंग के अंदर जो केमिकल्स डाले हुए हैं वो नुकसानदेह है। वेपिंग के अंदर निकोटीन है, वो नुकसानदेह है। और वेपिंग करने वाले बंदे को आप ज़रा देखें, वो कितना बड़ा धुआं निकालता है मुंह से। बिल्कुल। तो वो धुआं अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। उस धुएं के अंदर सिर्फ वो सिंपल फॉग नहीं है, उसके अंदर केमिकल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे इन्होंने एरोमेटिक सब्सटेंसेस डाले होते हैं। हमें नहीं पता कि लंग्स पर उसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा। देखिए, ये इफेक्ट तो कुछ अर्से बाद ही पता चलेंगे, लेकिन उसमें डेफिनेटली निकोटीन होती है और लोग निकोटीन की डोज को पूरा करने के लिए फिर बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये कहना किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है कि वेपिंग में शायद उस तरह के कागज़ के बर्निंग वाले अज्जा ना हों जो कि सिगरेट के अंदर होते हैं, लेकिन वेपिंग बजाते ख़ुद जो है, इसके अंदर जितने केमिकल्स और निकोटीन है वो बजाते ख़ुद एक नुकसानदेह चीज़ है और इससे बचना चाहिए। लोगों में ये तासुर गलत है कि वेपिंग से नुकसान नहीं होता और हम सिगरेट छोड़ के वेपिंग पर आ जाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। सर इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे हमारे जो हम नज़ला और ज़ुकाम पे भी, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन बिलाल यूनुस मौजूद हैं जो कि हमें वेजिटेबल और फ्रूट्स के रेट से आगाह करेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल तिहामा, सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुल्तान शहर की बात करते हैं तो मुल्तान शहर में जो है वो अभी भी सरकारी नरखों और मार्केट रेट में खुला तजाद देखने को मिल रहा है, जबकि टमाटर की कीमत में जो एक ऊंची उड़ान देखने में आ रही थी कीमतों में, अब वो थम चुकी है और कीमतों में कमी आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त भी कीमतों की बात करते हैं तो टमाटर की सरकारी नरखनामे के मुताबिक तो कीमतें कम नहीं हुई, जबकि मार्केट और मंडी में जो है वो टमाटर की कीमतों में कमी देखने में आई है। इस वक्त टमाटर जो है वो तकरीबन 200 रुपये से लेकर 250 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मार्केट और मंडी में फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि और दीगर सब्जियों की बात करते हैं जिसमें सरकारी नरखनामे के मुताबिक सब्ज़ मिर्च जो है वो आज 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। जबकि प्याज अव्वल 80 और आलू, नया आलू जो है वो अव्वल क्वालिटी का वो तकरीबन
₹82 फ़ी किलो के हिसाब से आज की रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर किया गया है, जो सरकार की जानिब से जारी की जाती है। उसके मुताबिक जो है वो सरकारी रेट तो ये है, जबकि मार्केट में जो है वो इस वक्त तकरीबन आलू तकरीबन ₹80 से लेकर ₹100 फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो है वो प्याज तकरीबन ₹100 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जबकि और दीगर सब्जियों में इस वक्त बुनियादी सब्जियों में शिमला मिर्च सरकारी नरखनामे के मुताबिक ₹278 फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर है, जबकि गाजर 88, शलजम 80 और फली गवारा ₹110 फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर कर दिए गए हैं। मार्केट में सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आती है। फली गवारा जो है वो तकरीबन ₹160 के हिसाब से, जबकि गाजर 120 और जो है वो शिमला मिर्च ₹350 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अरवी 130, फूल गोभी 170 और मटर ₹400 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि घिया कद्दू 160, बैंगन 60 और लीमू ₹100 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। फलों में बात करते हैं अंगूर की, तो सुंदर ख्वानी अंगूर का रेट में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ₹695 फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक मुकर्रर है, मार्केट में ₹900, जबकि अनार 200 से लेकर 400 और सेब ₹250 से लेकर ₹350 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि और दीगर फलों में इस वक्त जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो सेब तो 110 से ₹280 है, अनार 350 से लेकर ₹378 फ़ी किलो के हिसाब से सरकारी नरखनामे के मुताबिक मुकर्रर किए गए हैं, जबकि कंदारी अनार मार्केट में ₹400 के हिसाब से, देसी अमरूद 240 और पपीता ₹500 फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि खजूर 600 मार्केट में, जापानी फल 200 और केला फ़ी दर्जन के हिसाब से तकरीबन ₹60 दर्जन से लेकर ₹120 दर्जन मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह चीकू 350, संगाड़ा 200 और गंडेरी ₹160 फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में आज भी फ़रोख्त हो रही है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। ख़ास तौर पर जो तज़ाद हमें देखने को मिलता है मार्केट के रेट्स में और सरकारी नर्ख में, उसको जो है वो गैप को जो है वो फिल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, हम नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और मौसमी तब्दीलियाँ, जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उस पर ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे। जी डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगा ज़रा हम, क्योंकि स्मोक पर हमने बड़ी सहरासिल गुफ्तगू की, हमने ज़रा तंबीह की नाज़रीन को भी कि उन्होंने अपना बचाव करना है। मौसम जब तब्दील होता है तो उसके साथ कुछ बीमारियाँ आती हैं, जिसमें नज़ला है, ज़ुकाम है, वायरल इन्फेक्शन है। पहले ज़रा मुझे इन बीमारियों को ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा, ये क्या बीमारियां हैं और इनमें फ़र्क किस तरह किया जा सकता है? इसमें मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि दो ग्रुप हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है एलर्जी की वजह से, ओके, और वो सिंपली आम वायरल इन्फेक्शन से भी एलर्जी हो सकती है, और जो पोल्यूशन है और स्मॉग है उससे भी एलर्जी हो सकती है। एलर्जी ट्रिगर हो जाती है। आपने सुना होगा कि लोगों को खांसी होती है, वो कई कई हफ्ते जारी रहती है। बिल्कुल। अब ये कई कई हफ्ते जारी रहने वाली खांसी अक्सर लोगों को एलर्जी या अस्थमा की वजह से होती है। लेकिन एक बात याद रखें, जो आलमी इदारा सेहत भी कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नाजरीन के लिए भी, कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी हो तो भले उसको अस्थमा भी हो सकता है, भले उसको एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन टीबी का भी ज़रूर सोचना चाहिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। ओके। लेकिन ये मैं बता दूं कि टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन एलर्जी, अस्थमा और राइनाइटिस यानी नज़ला जो है, ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और कॉमन चीज़ें कॉमन ही होती हैं, इसलिए उनको पहले सोचना चाहिए। लेकिन 2 हफ्ते से ज़्यादा बिला वजह खांसी हो तो टीबी को ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा, अब आपने फरमाया कि इन दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि आम नज़ला ज़ुकाम खांसी है या वायरल इन्फेक्शन है। तो आम नज़ला ज़ुकाम खांसी तो एलर्जी की वजह से हो जाती है और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है, इलाज से, या खुद ब खुद भी ठीक हो सकती है। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है जी, उसके साथ बुखार होता है और जिस्म में दर्दें होती हैं। ओके। और ये भी मैं बात बता दूं कि आजकल जो बुखार चल रहा है और जिसके साथ जिस्म में बहुत शदीद दर्दें होती हैं, वो डेंगू की वजह से है। क्योंकि इस मौसम में डेंगू भी आता है जी, और इस मौसम में इन्फ्लुएंजा भी आता है जिसे हम फ्लू कहते हैं जी, और इस मौसम में बहुत सारे और वायरस भी आते हैं। वायरस की खासियत ये है कि जब वायरस का बुखार होता है तो उसके साथ जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं। ओके। और लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि 4-5 दिन में वो बुखार उतर जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है अगरचे उसकी कमज़ोरी रह जाती है जी, वो कुछ दिनों में ठीक होती है, लेकिन बुखार 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मौसमियाती तब्दीलियों की हम बात करते हैं कि उसके साथ जो है वो बीमारियां आती हैं, ऐसा क्यों होता है? नेचुरली ठंडे मौसम में ही बीमारियां हम पे, इंसान पे अमल करना क्यों शुरू कर देती है? क्या हमारी जो है वो इम्यून सिस्टम कुछ वीक हो जाता है? मेरा ख्याल जो ज़्यादा वजह है वो ये है कि ठंडे मौसम में वायरसेस आ जाते हैं। ओके।
सबसे ज़्यादा वजह ये है। ओके। और ठंडे मौसम में स्मॉग आती है और फॉग आती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वजह है। दूसरी बात ये है कि जो ठंडी हवा है ये अस्थमा के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। ओके। जब वो ठंडी हवा अंदर जाती है तो वो अस्थमा को ट्रिगर करती है, सांस की नालियाँ ट्विच करती हैं और वो जो है एकदम यूँ बंद होने सुकड़ती हैं। हाँ, सुकड़ती हैं। तो ठंडी हवा जो है ये एक चैलेंज है अस्थमा के मरीजों के लिए, इसलिए हम अस्थमा के मरीजों को कहते हैं कि जी आपने ठंडी हवा से बचना है। जब आपने सर्दी के दिनों में बाहर जाना है तो अच्छी तरह से लपेट के और मुंह को लपेट के जाना है, क्योंकि वो जो ठंडी हवा है वो आपके अस्थमा को ख़राब कर सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसे हमने अब डिफ़ाइन कर लिया, अब ज़रा इनके इलाज की तरफ चलते हैं। पहले तो ज़रा प्रोटेक्शन बताएं कि बीमारी होने से पहले हमने अपने आप को ठंडे मौसम में किस तरह प्रोटेक्ट करना है एक इंसान ने। देखिए मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया कि आपने अपनी हाइड्रेशन यानी पानी को आपने खूब पीना है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, आपने साफ़ सुथरी हवा में सांस लेना है, आपने घरों के अंदर धुएं पैदा करने वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, अपने माहौल में कूड़ा क्रिकेट को आग नहीं लगानी, आप जितना कोशिश करें कि आपकी गाड़ियाँ धुआं ना पैदा करें, जो भी कुछ हो सकता है ये करें। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छी नींद करें, ओके, सिगरेट ना पिएं, अच्छी ग़िज़ा खाएं जिसमें सब्जियां और फल ज़्यादा लें, और मीठा चीनी कम करें। हमारी ग़िज़ा में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और ये ठीक नहीं है। नमक का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, ये भी ठीक नहीं है। इसके अलावा बचाव के लिए मैं ये कहूँगा कि एक हमारे फोक विज़डम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी सर साइंस कहती है कि इसको वो ज़रा अच्छी हैं। तफसीलन बताइएगा। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हम नस्ल और ज़ुकाम पे सहर हासिल गुफ्तगू करें। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि नज़ला और ज़ुकाम के बचाव किस तरह किया जा सकता है। जी सर, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। आप ज़रा प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे। मैं प्रोटेक्शन के लिए मैंने यही बात की कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें, अपनी नींद अच्छी रखें, साफ़ सुथरी हवा में सांस लें, बाहर जाते हैं आउटडोर में जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर हमारे मोटरसाइकिल सवार हजरात, हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं जो बेचारे रिक्शा चलाते हैं और हर वक्त धुएँ, मिट्टी, गर्द अपने अंदर ले जाते हैं, हवा जो सड़क की पोल्यूशन है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि मास्क इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। मास्क एक आपको बल्कि ये शो करता है कि आप कितने मोहतात हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो मास्क का इस्तेमाल जो है ना प्रमोट होना चाहिए। और बाकी गवर्नमेंट लेवल पर है कि वो कंट्रोल करे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को। इसके अलावा जो मैं कहूँगा कि ग़िज़ा को मतवाज़न रखें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक और चीज़ जो बड़ी हेल्पफुल है वो है नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। जी, सर्दियों में ख़ास तौर पे नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और वो गले के लिए और अपर एयरवे के लिए, नाक के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना नीम गर्म पानी का इस्तेमाल। अच्छा, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अस्थमा के लिए कोई ठंडा जो मौसम है वो अच्छा नहीं होता, ख़ासतौर पर बीमारियां भी, वायरसेस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम इस मौसम में कहा जाता है कि जैसे आप भी एडवाइस करेंगे गर्म पानी आप इस्तेमाल करना, लेकिन अगर हम बतदरीज ठंडा पानी इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा? नहीं, नुकसान कोई नहीं है। ओके। लेकिन गर्म पानी आपके ज़रा गले को सूद करता है, गले को जो है ना सुकून देता है। अगर किसी का गला ज़्यादा ख़राब है तो देखें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। गला अगर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, दर्द कर रहा है, गले में सोजिश है, तो आप पानी के एक गिलास में एक गोली डिस्प्रिन की डाल के और उससे गरारा कर लें तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। और पैरासीटामोल की गोलियां खाएं, दिन में 3-4 दफ़ा आप खा सकते हैं सेफली। और इसके अलावा एंटी एलर्जी गोली ओवर द काउंटर भी मिलती है, आप जाकर ले सकते हैं, एंटी एलर्जी गोली वो खा लें। इससे ज़्यादा आपको इलाज की ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक की खास तौर पे ज़रूरत नहीं है। उसी पे आ रहा हूँ कि ओवर द काउंटर, जैसे आपने मेडिसिन की बात की, पूरे दुनिया में एक रुझान है ओवर द काउंटर्स। कुछ मेडिसिन जो हैं वो अलाउड होती हैं, कुछ मेडिसिन जो हैं वो अलाउड होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट खड़े हैं, कुछ ट्रेंड हैं कुछ नहीं भी ट्रेंड, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक्स बहुत हैवी डोज में प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ज़रा नाज़रीन के लिए समझाइएगा कि डॉक्टर का डायग्नोस करना और फार्मासिस्ट का डायग्नोस करने में क्या फ़र्क होता है और आपने किसकी डोज लेनी है? देखिए, हम फार्मासिस्ट को तो क्या कहें, डॉक्टर भी बहुत एंटीबायोटिक लिखते हैं। अब जिसको नज़ला ज़ुकाम है, गला ख़राब है वायरस की वजह से, उसको हैवी एंटीबायोटिक दे देते हैं जो कि ठीक नहीं है। फार्मासिस्ट का फ़र्ज़ है कि जब उनके पास पेशेंट आता है फार्मेसी में तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक ना दें और अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट ना करें कि ये एंटीबायोटिक ले लो वो ले लो। अपनी तरफ से फार्मासिस्ट को अलाउड है दवाई देना, लेकिन वो सिंपल मेडिसिन, सिंपल जो रिलीफ करने वाली दवाएं हैं
जिस तरह पेन किलर्स हैं, एंटी एलर्जी है, खांसी का शरबत है, ये तो दे सकते हैं, लेकिन वो ना एंटीबायोटिक वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये फार्मासिस्ट का रोल नहीं है। तो हमें चाहिए एज ए कम्युनिटी, हमें चाहिए कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम से कम करें। एज ए डॉक्टर हमें चाहिए कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम से कम करें और रैशनलाइज करें कि भाई ज़रूरत है तो दें, ज़रूरत नहीं है तो ना दें। मोटा फार्मूला ये है कि अगर किसी को बुखार है तो आप 2-3 दिन इंतज़ार करें, पैरासीटामोल की गोलियां लेते रहें और पानी पीते रहें, नीम गर्म पानी ख़ास तौर पे, लेकिन इंतज़ार करें। अगर 3 दिन के बाद से आगे बुखार जाता है तो फिर डॉक्टर से भी रुजू करें और अगर ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक की भी होगी। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ बुखार है, खुश्क खांसी है, बलगम अगर आ रहा है तो सफ़ेद है या बिल्कुल नहीं आ रहा, उन लोगों को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, उनको एंटी एलर्जी की ज़रूरत है। उन लोगों को सकता है एस्थमा हो, एस्थमा के इलाज की ज़रूरत है, दमे के इलाज की ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज़ जो हमारे कल्चर में का हिस्सा है वो है कावा, और ख़ास तौर पे अगर हल्दी और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और 1-2 लौंग के दाने डाल के इसका कावा बना के पिएं, तो ये इस मौसम के लिए तो मैं कहता हूँ कि एब्सोल्युटली फंटास्टिक चीज़ है। इस मौसम में ख़ास तौर पे ये चीज़ करें तो बहुत बहुत बेहतर रहेंगे। अब देखें बाहर के मुल्कों में हल्दी का शेक मिलता है, जिसका मिल्क शेक है ना, हल्दी का शेक मिलता है, $5 का, $10 का मिलता है। यहाँ वो टके में बिक रही है। और हमारे नानी दादियाँ हमेशा हमें यही कहती थी कि भाई बुखार है, जिस्म में दर्दें हैं, चोट लगी है, नज़ला है, तो हल्दी वो पिला देते थे और बंदे ठीक हो जाते थे। वो अब चल रहा है और वेस्ट ने अब पकड़ लिया उसे और उस पर वो खूब पैसे बना रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ भी प्रमोट होनी चाहिए। अच्छा सर, अब एंटीबायोटिक्स की हम बात कर रहे हैं, ज़रा तंबीह के लिए समझाइएगा कि अगर खुदा ना खास्ता डोजेज जो बहुत ज़्यादा हो जाती है एंटीबायोटिक्स की, तो एंटीबॉडीज़ कुछ कहते हैं कि बनना शुरू हो जाती हैं, बॉडी जो है वो फिर अगर किसी संगीन आप सर्जिकल ऑपरेशन में हैं या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई है उस टाइम पे फिर एंटीबायोटिक्स जो है वो असर नहीं करती हैं। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। देखिए एंटीबायोटिक के जो अपने साइड इफ़ेक्ट है वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जरासीम एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस या मुदाफ़ियत पैदा कर लेते हैं। फिर वही एंटीबायोटिक जो पहले उन जरासीम को मार देती थी, अब वो जरासीम जिंदा रहते हैं, उसका असर ख़त्म हो जाता है। जब ये प्रोसेस चलता रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा इन्फेक्शन होता है जिस पर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। बिल्कुल। अब मैं देखता हूँ कि हमारे डॉक्टर कम्युनिटी छोटे छोटे बच्चों को बहुत हाई फाई मेडिसिन एंटीबायोटिक देते हैं। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा, मुझे बताएं कि उनके लिए कौन सी एंटीबायोटिक रह जाएगी जो खुदा ना खास्ता अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनको दी जाए। तो हमें एंटीबायोटिक्स बचा के रखनी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कि कल को देखें, आप देखें एंटीबायोटिक, नई एंटीबायोटिक सालों में एक आती है, 10 सालों में एक आती है। अगर हम एहतियात से नहीं चलेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एंटीबायोटिक जो भी मौजूद हैं, जरासीम उनके खिलाफ ताकत पकड़ लेंगे और फिर इनका असर ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें बहुत महंगी एंटीबायोटिक देनी पड़ेंगी या जो भी हम देंगे उसका असर नहीं होगा और लोग मर जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हम एंटीबायोटिक देते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं और उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता और वो मर जाते हैं। डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, अकबर शाह उनका नाम है, कोयटा से उनका ताल्लुक है। जी अकबर, अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब से सर ये पूछना था कि हमारा एक भाई है, उसके ये गले ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ठीक है। तो कुछ डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि आपके जो ये नज़ले का पानी है ये गले पे आ रहा है, तो इसके लिए डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था कि ये गले पे जो पानी नज़ले का आ रहा है, कोई कहता है कि आपके नाक का आड़ी है की वजह से, कोई कहता है क्या वजह है, इसके डॉक्टर साहब से इसके मशवरा लेना है। जी डॉक्टर साहब, उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल समझ। ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जी। इसका जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो ये है कि अगर नाक बंद है तो नाक को खोलने वाली दवाई उन्हें मिलनी चाहिए। और दूसरे, नाक के ये जो नज़ले का पानी जो गले में गिरता है वो बुनियादी तौर पे हमारे साइनस और हमारी नाक से आता है और पीछे गले में गिरता है और गले में सोजिश करता है। तो सबसे पहले हमने नाक और साइनस का इलाज करना है, इनके रास्ते को खुला रखना है ताकि ड्रेनेज होती रहे और अंदर जो सिक्रीशंस है वो रुके ना। रुकती हैं सिक्रीशंस अंदर हमारे साइनस में, जब वो रतूबतें जमा होती हैं तो फिर उनके अंदर इन्फेक्शन भी पैदा हो जाता है और जब वो इन्फेक्शन गले में गिरता है तो गले में भी ख़राबी करता है। तो एक तो हमने उसके नाक के रास्ते को खुला रखना है, दूसरे नाक की सोजिश और नाक की एलर्जी का इलाज साथ देना है, और जो एलर्जी की दवाई है, गोली है, वो लगातार उसे देनी है। लगातार देने से उसका गला भी ठीक रहेगा और नाक और साइनस भी इंशाल्लाह ठीक रहेंगे।
शुक्रिया, अच्छा सवाल था। जी उम्मीद करते हैं कि आपको आपका जवाब जो है वो मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम अपने जो मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे उसी को ज़रा कंटिन्यू करते जी, हैं। जी। आप बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स बेजा नहीं देनी चाहिए, हम जी, लोगों जी, को रेस्ट बिल्कुल करने की ज़रूरत है, बॉडी जो है वो खुद हील जी। करने की सलाहियत रखती है। तो अगर अगर किसी शख्स को ये मौसमी बीमारियाँ हो गई हैं तो किस टाइम तक, जैसे आपने बताया 3 दिन तक जो है वो उसने वेट करना है, फिर डॉक्टर के पास जाना है, उन 3 दिनों में उसने क्या करना है? अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, रोज़मर्रा के काम करता रहे वो? देखिए, जितनी उसमें हिम्मत है वो काम करे, कोई ओके, मसला नहीं है, अपने ओके, आप को ओके। थकाए नहीं, हुँ, लेकिन पैरा का इस्तेमाल करें हर 6 घंटे के बाद ओके। या 8 घंटे के बाद, और पानी खूब पिए, अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें। हुँ, मसला ये है कि अक्सर लोग जब बीमार होते हैं तो वो चाय पापे पर आ जाते हैं, जी। जबकि उस वक्त उन्हें आम दिनों से ज़्यादा तवानाई और ग़िज़ाइयत चाहिए होती है, ओके। ताकि वो बीमारी से भी मुकाबला कर सकें। तो ग़िज़ा अच्छी रखें और अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लें, जिस तरह से चिकन सूप। जी। चिकन सूप जो है ना, मुर्गी का जो सूप है ना, हुँ, मुर्गी के गोश्त के साथ, सिर्फ पानी नहीं उसका, गोश्त के साथ, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके बाद अगर 3 दिन तक उसे आराम नहीं आता तो वो डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। डॉक्टर हज़रात से मेरी गुजारिश ये है कि वो जब अपने मरीज़ को एंटीबायोटिक दें तो कोशिश करें कि हल्की से हल्की दवाई पर अगर गुजारा हो सकता है तो उस पर गुजारा करने की कोशिश। ज़ुबैर साहब, इसमें मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह जो है हम हमने नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इसका मुकाबला जो है वो करना है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि हमें डाइट की जो है वो उस टाइम अशद ज़रूरत होती है कि हमने डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, ख़ास तौर पर चिकन सूप, चिकन ब्रॉथ जो है वो उसका इस्तेमाल करना है। ये हमने सारी एडल्ट्स के हवाले से गुफ्तगू कर ली। बच्चों को किस तरह हिफाजत की जा सकती है बच्चों के हवाले से, और अगर उनको बीमारी हो जाती है तो फिर उनका ख्याल किस तरह रखना है? बच्चों में नज़ला ज़्यादा होता है, जी। तकरीबन 18% बच्चे जो हैं उन्हें एलर्जी के प्रॉब्लम होते हैं, और आप देखेंगे अक्सर बच्चों की नाक बह रही होती है या नाक बंद होता है। अच्छा, बच्चों का मामला ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन उसको रिकग्नाइज़ कम किया गया है। बच्चों में जैसे ही एक तो नाक का रास्ता पतला होता है, जैसे ही थोड़ा सा नज़ला होता है उनकी नाक बंद हो जाती है, और फिर उनके सोने में प्रॉब्लम होता है, उनकी नींद में प्रॉब्लम होता है, और अगर ये मसला लंबा हो जाए तो उनकी नींद मुसलसल ख़राब रहती है और वो उन्हें मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो बच्चों में नाक के रास्ते का खोलना बहुत ही ज़रूरी है, और ताकि वो नॉर्मल रास्ते से सांस लें, उसके अपने फ़ायदे हैं, क्योंकि हवा फ़िल्टर होके जाती है। मुंह से लेंगे तो हवा फ़िल्टर होके नहीं जाती, तो उसके नुकसान आते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर बच्चों में खराटे शुरू हो जाते हैं, और जब बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है तो बच्चों का जो ग्रोथ हार्मोन है वो नींद के अंदर निकलता है। जब उसकी डीप स्लीप होती है तो ग्रोथ हार्मोन ब्रेन से उस वक्त निकलता है। तो अगर किसी बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो रही है नज़ले की वजह से, या उसका नाक बंद है, तो उसकी ग्रोथ भी सही नहीं होगी, क्योंकि उसका जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जो सिक्रीशन है वो कम निकलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी देख लें कि जिस बच्चे की नींद अच्छी नहीं होगी उसका दिन अच्छा नहीं होगा। अब दिन में उसने सीखना है, चीज़ें सीखनी है, लर्न करना है, अपने एनवायरनमेंट से लर्न करना है, अपने स्कूल से लर्न करना है, अपनी किताबों से लर्न करना है, तो वो पढ़ाई में पीछे रह जाता है, वो अपनी लर्निंग में पीछे रह जाता है। तो बच्चों के नज़ले ज़ुकाम को दुरुस्त करना, अगर तो 2-4-5 दिन की बात है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी बच्चे का नज़ला ज़ुकाम खांसी लंबा हो जाता है तो उसका इलाज कराना इंतहाई ज़रूरी है। उसके नाक के पैसेज को, नाक के रास्ते को खुलवाना बहुत ज़रूरी है। और एहतियातें वही हैं कि धुएँ मिट्टी से बचना है, मास्क इस्तेमाल करना है, पानी खूब पीना है, ग़िज़ा अच्छी रखनी है, सारी एहतियातें वही हैं। घर के अंदर लोग सिगरेट ना पिएं। लोग अक्सर ये करते हैं कि बच्चों की मौजूदगी में बच्चे खेल रहे होते हैं, वहाँ हुक्का भी पी रहे होते हैं, सिगरेट भी पी रहे होते हैं। फिर हमारे जो घर हैं, ख़ासतौर पर देहातों में, उन्होंने चूल्हा जलाया होता है कमरे के अंदर, और वहीं बच्चा भी बैठा हुआ है, वहीं खाना भी पक रहा है, सर्दियों के अंदर बिल्कुल ऐसा ही है, और वहीं खाना भी पक रहा है। फिर उसी अंगीठी से वो कमरे को गर्म भी कर रहे हैं, और उसमें धुआं भी निकल रहा है, और काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होती है। तो ये जो है इसको देखने के किस तरह से अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो सके। अच्छा सर, कहा जाता है कि नज़ला ज़ुकाम जो है वो एक दूसरे से लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि जब आप खांसते हैं या छींक आती है तो हवा में मोहलक रह जाते हैं उसके ज़रात जो हैं वो, तो उसका एहतियात किस तरह की जाए? कुछ आदाब बता दें। कहा जाता है कि आपने हाथ में नहीं खांसना, कोहनी में खांसना है। वो बहुत आला बात की है आपने, बहुत आला बात की है। हमारे यहाँ खांसने के और छींकने के आदाब का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर है। लोग एक बातें कर रहे होते हैं, मुंह पे खांस देते हैं, मुंह पे छींक देते हैं, बिल्कुल इससे और इसी से वायरसेस फैलते हैं। वायरस फैलता है तो फिर नज़ला और आगे चीज़ें फैलती हैं। तो एक तो खांसी
करते वक्त मुंह पर रुमाल या हाथ, अगर रुमाल नहीं है तो ये कोनी जो है ना, ये इस तरीके से खांसना चाहिए, और छींकते वक्त भी यही ख्याल रखना चाहिए। लेकिन रुमाल का इस्तेमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको छींकें आ रही हैं या खांसी है तो आप खुद भी मास्क लगाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो दूसरे बंदे का मास्क लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका खांसी करने वाले बंदे का मास्क लगाना इम्पोर्टेंट है। तो ये बातें जो है अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर बचत होने का। डॉक्टर साहब, आपने कुछ वक्त पहले एक जिक्र किया था कि ठंडा पानी जो है वो उस तरह नुकसानदेह नहीं है। वो आप हेल्दी पर्सन की बात कर रहे थे, या जिसको बीमारी है वो भी अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करता रहता है तो वो उसके लिए कोई मुज़र सेहत नहीं है? देखिए, ठंडा पानी की से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। देखें, लोग बहुत चिल्ड वाटर की भी बात करते हैं। चिल्ड वाटर आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। ओके। अगर आप हेल्दी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके गले ख़राब है या आपको अस्थमा है या एलर्जी है तो बहुत शदीद ठंडा पानी जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन आम पानी आप या दरमियाना ठंडा पानी आप पी सकते हैं। ये तो मैंने बात इसलिए की थी कि मैं प्रमोट करना चाहता हूँ हल्के गर्म पानी को। देखिए, चाइनीज़ सारा साल नीम गर्म पानी पीते हैं। ओके। तो हमें वो चीज़ प्रमोट करने की मैं बात कर रहा था, वरना आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद जी, सवाल कीजिएगा। हेलो, सवाल ये है कि मेरी एक भांजी है 3 साल की, ठीक है। तो ना उसके ना नाक में इतना छोटे से ना गुदूद वगैरह है, ठीक है। और उसका नज़ला जुकाम जो है ना वो जा ही नहीं रहा, और रेशा वगैरह भी उसको रहता ही है। तो और खांसी वगैरह भी हो जाती है, मे भी थोड़ी सी एलर्जिक भी है। और तो उसका होम्योपैथिक या एंटीबायोटिक या एंटीहिस्टामाइंस वगैरह कुछ भी है तो इसका इलाज बताएं। जी डॉक्टर साहब, देखिए, जिस बच्चे का नाक बंद है या नाक में गुदूद है उसको तो नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाक का खुलवाना मैंने जैसे पहले अर्ज किया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बच्चा है जिसकी बाद में और सारी उम्र जो उसकी जहनी डेवलपमेंट सही नहीं हो सकी वो सारी उम्र भुगतेगा उसे। यानी जिस बच्चे की इंटेलिजेंस मिसाली तौर पर 100% होनी चाहिए थी वो 50 पर आ जाएगी। हमारे यहाँ तो वैसे स्टंटेड ग्रोथ का एक बड़ा मसला है। बिल्कुल, और उसकी जिस्मानी नशोनुमा पे भी असर पड़ेगा और जहनी नशोनुमा पे भी। तो लिहाजा इस बच्चे की नाक को खुलवाना ज़रूरी है, और इसके लिए मैं बेटा आपसे ये मशवरा दूंगा कि आप इस बच्चे को नाक कान गले वाले डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, ये मेरा वही बेहतर जो है वो आपको एडवाइस कर सकते हैं। बच्चे के नाक का रास्ते को खोलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियों में जैसा बता रहे थे ठंडा पानी बेशक आप पी सकते हैं, लेकिन आइडियल ये है कि आप गर्म पानी पिएं, नीम गर्म पानी पिएं। इसमें कुछ घरेलू हमारे टोटके भी हैं, अगर बीमारियां जो हो जाती हैं तो वो इलाज जो है वो बेहतरीन है। जब आप 3 दिन का पीरियड बता रहे हैं जब तक आप घर में देखें, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि ये हल्दी का कावा जिसमें थोड़ी सी काली मिर्च और 1-2 लौंग के दाने डाले हों, इसे आप बना के इसे पिएं, और इसे वैसे भी पिया जा सकता है, बीमारी के बगैर भी पिएं। ये बड़ी सेहतमंद चीज़ है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये बहुत अच्छा आपको जिस्म को सुकून देती है और आपके दर्दों को भी ख़त्म करती है काफ़ी हद तक। ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पट्ठों को रिलैक्स करती है। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी को एक तरह से समझें कि डिटॉक्स करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं। तो ये चीज़ें आप आम कावा भी पी सकते हैं, लेकिन ये जो है ना कि आप कावा बनाते हैं उसमें फिर दूध डालते हैं, उसमें 2 चम्मच चीनी डालते हैं, ये चीज़ें अनहेल्दी हैं। ठीक है, तो चीनी का इस्तेमाल तो कम से कम करें प्लीज़। ये तो मैं नाजरीन से गुजारिश होगी कि चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, और अपनी ग़िज़ा में मीठे का और निशास्ते का कार्ब का इस्तेमाल जो है वो कम करें, प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ाएं, और खुदा के लिए अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट बंद करें और वर्जिश शुरू करें। कोई ना कोई वर्जिश जो है ना बहुत important। क्योंकि अब आप 20 मिनट की वर्जिश कर लें जी, वो भी काफ़ी है। प्रोग्राम के डॉक्टर हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम अब आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि जहाँ पर आप बात कर रहे थे डाइट की, उसमें एक हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि एक फ़लाँ चीज़ों की तासीर कुछ गर्म है, तासीर ज़्यादा है। क्या साइंटिफिकली ये प्रूवन चीज़ें हैं या एक मिथ्स बनी हुई हैं? देखें, जो चीज़ किसी को तंग करती है वो कहता है ये गर्म है या ठंडी है, जो तंग नहीं करती वो कहता है ये ठीक है। मेरा ख्याल है ये डिफरेंट लोग एलर्जी की बात करते हैं। देखें कि फ़लाने को फ़लाने से एलर्जी है तो वो कुछ कहेगा, या नहीं है तो कुछ कहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। ग़िज़ा जो नॉर्मल मतवाज़न ग़िज़ा है वो बेहतर है, वही लें, इस्तेमाल करें,
और ये जो हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा है कि जी केले से एलर्जी होती है, चावल से दमा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं सही बताऊं कि दमे और एलर्जी वाले मरीज़ को ग़िज़ा के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे धुएं मिट्टी से परहेज़ की ज़रूरत है, ग़िज़ा के परहेज़ की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर शाहीन साहब, आपने हमें तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त डॉक्टरों को भी कुछ तंबीह की, इस आम जनरल पॉपुलेशन को भी बताया कि आपने किस तरह अपना जो है वो अपने आप को महफूज रखना है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।